देखिए आपके 2024 के मेंस का एक क्वेश्चन है। स्टार्ट हो गई है क्या? तो वो जो क्वेश्चन है वो ये था कि मलेरिया। क्वेश्चन अभी नहीं बता रहा हूँ मैं, बस जस्ट पहले मुझे पूछना है, इसलिए बाकी क्वेश्चन जो और आए हैं। पहले तो मलेरिया क्या है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है मलेरिया किससे होता है। ठीक है, मलेरिया जो डिसीज है ये किससे होती है। और बहुत सोच समझ के आप लोग बोलिएगा, आज आपके कॉन्सेप्ट थोड़े बदल जाएंगे आज के बाद दुनिया देखने के। तीसरी चीज, जैसे एक स्टूडेंट ने कहा बैक्टीरिया से होता है, पहले तो ये टोटली गलत है। तो फिर मेरा प्रश्न है कि बैक्टीरिया होते क्या हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो फिर मेरा अगला प्रश्न है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप देखोगे तो आपका सेकंड चैप्टर है, पेपर थर्ड यूनिट वन का सेकंड चैप्टर आपका सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। सब पढ़ेंगे हम, थोड़ा सा समझिएगा। कोशिश ये रहेगी हमेशा कि हम पहले क्वेश्चंस पे आए कि जो एग्जाम में आए हैं और उनके आंसर्स क्या होने चाहिए। तो एक बार तो पूछा गया मलेरिया, एक बार पूछा गया मलेरिया का कॉजिंग एजेंट क्या है। ठीक है, क्या मलेरिया रोग का कारक या कॉजिंग एजेंट, पे सही शब्द यही है, कॉजिंग एजेंट, रोगजनक कारक क्या होता है। ठीक है, और एक बार अभी लास्ट ईयर पूछा गया था कि मलेरिया जिससे होता है, मलेरिया करने वाली कौन कौन सी स्पीसीज होती हैं। मलेरिया की जो स्पीसीज हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक एक करके पहले हम पूछना शुरू करते हैं। मलेरिया डिसीज होती किससे है, जिसको पता हो वो बता। फीमेल एनाफ्लीज मच्छर के काटने से, पक्का? कल ही काटा था मुझे फीमेल एनाफ्लीज ने, आज नहीं हुआ मुझे मलेरिया। अच्छा एक और बात, काटती तो फीमेल एनाफ्लीज ही है। आपके घर में जो मच्छर है वो कौन सा है, कौन सा मच्छर है? बोले पूछा नहीं उससे हमने। ठीक है, नॉर्मली या तो क्यूलेक्स मच्छर होता है, क्या होता है, क्यूलेक्स होता है, या फीमेल एनाफ्लीज होती है। ठीक है, तो फीमेल एनाफ्लीज जो मॉस्किटो होती है उसके काटने से मलेरिया होता है, ये इनकम्प्लीट ट्रुथ है, मतलब पूरे तरीके से सही नहीं है। मच्छर तो हमें कई बार काट लेते हैं। अच्छा इस बात का ध्यान रखना कि काटती हमेशा फीमेल एनाफ्लीज ही है, मेल एनाफ्लीज नहीं काटता बेचारा। मतलब समझ रहे हो ना, फीमेल ही काटेगी ऐसे समझ लो बस सीधे शब्दों में। क्यों? क्योंकि मेल मच्छर के तो स्टिंग्स ही नहीं होते हैं। इंटरव्यू में पूछा है मेरा सर के बोर्ड में कि कौन काटती है, ऐसे ही पूछ लेते हैं। अब समस्या ये होती है किसी ने, पता चले बचपन में किसी ने किसी को काटा हो तो भी अब आप आंसर में कंफ्यूज होते हैं, बोले मेरी बहन ने मुझे काट लिया था। ठीक है, जैसे मेरे बेटे को, एक लड़की है अमायरा, उसके स्कूल में, वो खिड़की से कुछ देख रहा था तो वो हटा नहीं, तो वो उसने यहाँ एकदम वैक्सीनेशन वाला साइन बना दिया था। उसके मतलब दांत बहुत नुकीले होंगे उसके। ठीक है, फिर किसने काटा उसे हमेशा याद रहता है, मायरा ने काटा था। तो फीमेल मॉस्किटो जो है वो काटती है, पहली चीज तो। और फीमेल मॉस्किटो जो है ना वो कॉजिंग एजेंट है। क्या है समझना अच्छे से, दो चीजें होती हैं, एक होती है क्या, कॉजिंग एजेंट, सॉरी कॉजिंग एजेंट बोलना मैंने गलत बोल दिया, और एक होता है कैरियर। कॉजिंग एजेंट नहीं, कैरियर है ये, समझना अच्छे से आप लोग। कैरियर मतलब वाहक, और कॉजिंग एजेंट मतलब रोग का कारक। तो रोग का कारक के रूप में कौन है, दोनों अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो कैरियर कौन है, कैरियर है फीमेल एनाफ्लीज, यानी कि मादा एनाफ्लीज जो मच्छर है, कौन सी, मादा एनाफ्लीज मच्छर वाहक है। वाहक समझते हो, कोरियर तो समझते हो, कैरियर ना समझो तो। कोरियर सर्विस क्या करती है, आप कहीं सामान भेज रहे हैं या कहीं से आपको कोई कोरियर से सामान भेजता है, तो क्या सामान कोरियर वाले का होता है? नहीं होता।
सामान किसका होता है? कोई सेंडर होता है, बीच में कोरियर होता है और एक रिसीवर होता है। मतलब कोई व्यक्ति, जैसे मान लो आपके मामा जी ने आपको कोई गिफ्ट भेजा है कोरियर से, तो सामान तो मामा जी का है, कोरियर वाले का है। बस ऐसे ही ये कोरियर मतलब कैरियर। तो जो मादा एनाफ्लीज मच्छर है ना, ये कैरियर या वाहक के रूप में काम कर रही है। तो भाई फिर और कुछ होगा कॉजिंग एजेंट? तो कॉजिंग एजेंट कौन है? अब तो बोल दो। प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम। अब कितने लोगों ने इससे पहले कभी प्लाज्मोडियम सुना ही नहीं? पहले तो ये हाथ उठाओ। अरे उठाओ जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बताओगे तो मैं कुछ और बताऊंगा, नहीं बताओगे तो मैं यही चुप हो जाऊंगा कि हाँ भाई प्लाज्मोडियम होता है। सबने सुना है? सुना है। अच्छा, मतलब क्या है फिर? प्लाज्मोडियम जो है ना, ये क्या है? एक प्रोटोजोआ का मेंबर है। किसका है? प्रोटोजोआ। ठीक है, तो प्रोटोजोआ, अभी हम आगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है वर्गीकरण, एनिमल क्लासिफिकेशन और प्लांट क्लासिफिकेशन, जंतुओं का वर्गीकरण और पौधों का वर्गीकरण। तो उसमें प्रोटोजोआ आता है एक समूह एनिमल किंगडम में, और उसका एक सदस्य या मेंबर है प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। क्लियर? अब कोई भी डिसीज आए तो एक कॉजिंग एजेंट होगा, कैरियर होगा, और रोग होता है तो क्या होते हैं? सिम्टम होते हैं, यानी कि लक्षण होते हैं ना भाई। अब एक बात बताओ, मलेरिया में क्या लक्षण होते हैं? मलेरिया क्या, आप कोई भी बीमारी हो, कॉमन लक्षण याद कर लो जिससे हमेशा सब कुछ याद रहे। क्या होगा? बीमार होते हो तो हमें भैया थकान हो रही है, फटीग, थकान होती है, वीकनेस, कमजोरी हो जाती है। तो क्या क्या लक्षण है? कॉमन लक्षण याद रखो, जैसे एक होगा फटीग, ठीक है, यानी कि थकान। एक होगा, ये मैं वो बता रहा हूँ जो मेंस में आप कहीं भी लिख दोगे, मतलब आपको कोई काटेगा नहीं, नंबर तो देगा ही। और ठीक है, एक क्या लक्षण है? फीवर। फीवर को क्या कहते हैं? बुखार आ रही है, बुखार। ठीक है, ये होता है। और अगर मलेरिया होगा तो क्या होगी? ठंड लगती है, शिवरिंग होती है ना। देखो मलेरिया होगा ना तो आपको ठंड, एकदम से गर्मी लगने लगेगी, फिर फीवर आएगा, ठंड लगेगी, फिर गर्मी लगने लगेगी, ऐसा चलता रहता है ना। ठंड जरूर लगती है एक बार फीवर में। ठीक है, तो ठंड लगती है, शिवरिंग वगैरह होती है। मलेरिया होगा तो शिवरिंग होगी, बाकी डिसीज में शिवरिंग नहीं है, लेकिन ये तो कॉमन है। ठीक है, बॉडी एक होगा, ये ऐसे लक्षण है। भाई क्या हो रहा है? हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, थकान हो रही है, कमजोरी हो रही है, बुखार हो रही है। ये आप जिस बीमारी में चाहो उस बीमारी के लक्षणों में आप लिख देना। ठीक है, कोई समस्या नहीं। यहाँ पर क्या होगा? शिवरिंग या ठंड जो है कब कभी जो होगी वो आपको स्पेसिफाई दिखाई देगी। मलेरिया आया है किसी को? अच्छा, मलेरिया ही नहीं हुआ किसी को, ऐसे ही बोल दो। पता नहीं हुआ होगा कि मलेरिया है या नहीं, वो एक अलग बात है, हुआ नहीं हुआ ऐसा कैसे हो सकता है? भारत थोड़ी मलेरिया फ्री है, हैं? ठीक है, तो ये हो गई बात आपकी लक्षण की। अब जांच क्या कराते हैं आप इसमें? जांच, इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं? क्या इन्वेस्टिगेशन कराते हैं? जल्दी बोलो। क्या? ब्लड टेस्ट। ठीक है, ये तो बहुत सरल सी बात है। ब्लड टेस्ट की जगह आप क्या बोल दोगे? अब मलेरिया में एक्चुअली जांच किसकी होती है? इसमें करते हैं PS4MP। PS4MP। PS मतलब पेरीफेरल स्मीयर फॉर मलेरियल पैरासाइट। आप तो लिख देना PS4MP। क्या? अब क्योंकि और बड़ा हो जाएगा, पेरीफेरल स्मीयर फॉर मलेरियल पैरासाइट, तो आप और याद नहीं रख पाओगे, तो PS4MP। और कुछ नहीं हो तो आप क्या करवा देना? बोले खून की जांच करा लो, हिंदी में अगर लिखना है तो रक्त की जांच या ब्लड टेस्ट जो है वो करवा लेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि मलेरिया पैरासाइट है या नहीं। एक्चुअली ब्लड की जांच से मलेरिया टेस्ट नहीं होगा आपका। ब्लड में भी जब बोलोगे उससे PS4MP करो तब बताएगा। ब्लड टेस्ट में तो वो बता देगा आरबीसी कितनी है, डब्ल्यूबीसी कितनी है, प्लेटलेट कितनी है, हीमोग्लोबिन कितना है, पीसीबी कितना है, एचसीबी कितना है, बहुत सारे जो पैरामीटर्स होते हैं वो सब बता देंगे। लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि भैया आपके शरीर में मलेरिया है, ठीक है, मलेरिया पैरासाइट है।
तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर याद हो जाए, पेरिफेरल स्मीयर फॉर मलेरिया पैरासाइट वेल एंड गुड है, नहीं हो तो खून की जांच जिम्मेदार है, करवा देना। ये सब चीजें आपकी हो जाती हैं। इलाज क्या करते हैं ट्रीटमेंट में, क्या उपचार करते हैं, हिंदी बोले एकदम बढ़िया, क्या ट्रीटमेंट है? अरे मलेरिया में क्या देते हैं? देखो, अगर आपको कभी आंसर में मेडिसिन के नाम ना आए, तो जैसे होता है ना, वायरल आया तो हम बोलते हैं एंटीवायरल दे देते हैं, बैक्टीरियल डिसीज हुई तो हम बोलते हैं, एंटीबैक्टीरियल नहीं बोलना है, वहां बोलना है एंटीबायोटिक्स दे देते हैं बैक्टीरियल डिसीज में। देखो समझना, बस गिने चुने ही तो रोग हैं, गिने चुने तरीके से आपको ट्रीट करना है। अगर कोई वायरस की बीमारी है तो हम क्या देंगे, या तो वैक्सीन लगा देंगे या एंटीवायरस, एंटी मतलब विपरीत वायरस के, तो एंटी वायरल क्या देंगे, एंटीवायरल। बैक्टीरिया के तो एंटीबैक्टीरियल दे सकते हैं, लेकिन वो एंटीबैक्टीरियल शब्द सही नहीं है, गलत शब्द है। तो एंटीबैक्टीरियल की जगह उसमें क्या इस्तेमाल होता है, जितने भी जीवाणुओं की डिसीज, ये सब हम खुद, मतलब हम तो खुद ही डॉक्टर हैं सब, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं खुद ही ले आते हैं मेडिसिन, अब तो गूगल बाबा है, कुछ भी डाल दो कुछ भी ले लो। तो एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों में, ये जो बैक्टीरिया था इनकी डिसीज में क्या दिया जाता है। एक और क्वेश्चन आपका हो गया शुरू, एक क्वेश्चन आया है एंटीबायोटिक्स क्या है हिंदी में, प्रतिजैविक। एंटीबायोटिक्स को क्या कहते हैं, प्रतिजैविक। एक बार तो प्री में ये पूछा गया था कि बैक्टीरिया डिसीज में क्या दिया जाता है, ट्रीटमेंट के रूप में क्या करते हैं, तो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, और जीवाणु जनित रोगों में क्या दिया जाता है बेटा, एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक दी जाती है। क्लियर है? चलो, इसके बाद अगर वायरस की डिसीज होती तो क्या देते ट्रीटमेंट, एंटी वायरल। मतलब होता ना, एंटी मतलब विपरीत, उसके विपरीत आपने कुछ दे दिया। ऐसे ही यहां पर आप देखेंगे तो यहां क्या देंगे, मलेरिया है तो एंटी मलेरियल। अगर आपको ये तो वो है जो जुगाड़ जुगाड़ समझते हैं ना, कि हाँ बस उत्तर गलत नहीं है सर, सही 100% है, लेकिन स्पेसिफाई आंसर नहीं है, तो एंटी मलेरियल ड्रग दे दी। कोनेन सुनी है, क्विनीन, ठीक है, बहुत कड़वी दवाई होती है जो पानी में डाल के पिलाई जाती है। तो क्विनीन जो है ना, बेसिकली ये दी जाती है मलेरिया में, और ये किससे मिलती है, तो कोनेन। सिनकोना सुना है ना, और कुछ नहीं तो सिनकोना, सिनकोना की जो बार्क या छाल होती है वो मलेरिया की डिसीज में काम आती है। तो सिनकोना दे दो आप, कोनेन दे दो, क्विनीन दे दो, जो भी आपको अच्छा लगे वो दे दो। तो इस तरीके से, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो क्या दे दो, एंटी मलेरियल ड्रग। ठीक है, तो एंटी मलेरियल ड्रग दे दिया आपने। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया आपका डायमेंशन में। अगर ये आपके देखो 3 मार्कर में आता है मलेरिया, तो 2 मार्कर, सॉरी 3 तो अब आनी नहीं है। तो मलेरिया कैसी डिसीज है, अच्छा पहले तो मुझे बताओ ये कम्युनिकेबल है या नॉन कम्युनिकेबल है। पहले तो कितने लोग जानते हैं कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल क्या होता है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल समझते हो, हिंदी में बोले। हाँ, संक्रामक और गैर संक्रामक कैसी है, नॉन कम्युनिकेबल है क्या ये। और एक और मेन का क्वेश्चन, अब चलो एक और बात ही कर लेते हैं। कम्यू, ये भी आपके मेंस में फुल क्वेश्चन पूछा गया है, कम्युनिकेबल और दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल को हम बोलते हैं बेटा संक्रामक, और इसे क्या बोलते हैं, असंक्रामक। हाँ जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट, संक्रामक रोग क्या है? संक्रामक रोग वो रोग होते हैं जो एक व्यक्ति या एक जीव से दूसरे जीव में फैलते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिसीज क्या है, ट्रांसफर ऑफ डिसीज फ्रॉम वन पर्सन और वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। तो वन ऑर्गेनिज्म से अनदर ऑर्गेनिज्म में फैल रहे हैं, मतलब मानव से मानव को हो जाए, या मानव से कुत्ते को हो जाए, या कुत्ते से मानव को हो जाए, कुत्ता मानव, सुना है, मानव बहुत कुत्ती चीज है, ऐसे नहीं डायलॉग देते हैं फिल्मों में। कुत्ते और मानव को दफनाने के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, उल्लू नहीं बनाना, सही बताना जिसको पता हो।
अरे मानव के साथ कुत्ते को, मतलब मानव को दफना दिया और उसी के बगल में कुत्ते को, ही बड़ा प्यार होगा उससे कुत्ते से, तभी तो साथ में दफनाया दोनों को। इसके एविडेंस कहाँ मिलते हैं इतिहास में? पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बताओ। वेरी गुड, लड़के को याद है चीजें। बुर्ज होम, बुर्ज होम से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से? बुर्ज खलीफा नहीं है, और ये बुर्ज होम। चलो वापस आ जाओ। तो देखो क्लियर हुआ पहले कम्युनिकेबल क्या है? कम्युनिकेबल को ही बेटा हम इन्फेक्शियस डिसीज भी बोलते हैं। संक्रामक रोग, संक्रामक का एक और नाम हिंदी में क्या है? संचारी। और असंक्रामक का असंचारी। तो कम्युनिकेबल को ही क्या बोलते हैं एक और नाम? इन्फेक्शियस। और नॉन कम्युनिकेबल यानी नॉन लगा दो बस, आई लिख दे चलेगा ना, नॉन इन्फेक्शियस। तो इन्फेक्शियस ही कम्युनिकेबल है, नॉन इन्फेक्शियस नॉन कम्युनिकेबल है। और कम्युनिकेबल का मतलब क्या है? संक्रामक रोग, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति या एक जीव से दूसरे जीव में फैलते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ डिसीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और दूसरे डिसीज क्या होंगे? नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कैसे होते हैं? असंक्रामक रोग क्या होंगे? ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। तो ये कैसे होते हैं? ठीक है, तो डिरेंजमेंट ऑफ बॉडी, बॉडी में जब कोई व्याधि या डिरेंजमेंट उत्पन्न हो जाता है तो उसके कारण होती है आपकी कैसी डिसीज? नॉन कम्युनिकेबल। एग्जांपल बताओगे कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के? अच्छा, कितने लोगों का मलेरिया नॉन कम्युनिकेबल है? तो मलेरिया फैल कैसे रहा है फिर ये बताओ। अभी आप थोड़ी देर पहले अभी पढ़े आपकी मच्छर काट रहा है और मलेरिया हो रहा है और प्लाज्मोडियम से हो रहा है। तो एक जीव नहीं है क्या मच्छर? या प्लाज्मोडियम एक जीव नहीं है? तो कैसे आपको लग रहा है कि नॉन कम्युनिकेबल है? किसी ने पढ़ाया आपको? कैसा होगा, कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल? फिर से एक बार। अरे कम्युनिकेबल ही होगा भाई, जब एक से दूसरे में फैल रहा है तो कम्युनिकेबल है। ठीक है, तो अब देखो, अब कोई भी डिसीज हो, आपको कितने पैरामीटर में इसका आंसर कनेक्ट करना है? पहली चीज कि वो इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल, बार बार बदलते नहीं, सब तो थोड़ा याद अच्छे से होगा। कम्युनिकेबल है या नॉन कम्युनिकेबल, एक पॉइंट हो जाएगा। तो मलेरिया कम्युनिकेबल या संक्रामक रोग है। अब कम्युनिकेबल है मतलब इसका कि कोई ना कोई होगा कम्युनिकेट करने वाला, फैलाने वाला। तो फैलाने वाला कौन? कॉजिंग एजेंट प्लाज्मोडियम। ठीक है, कैरियर या वाहक जो ढो रहा है रोग को, मादा एनाफ्लीज या फीमेल एनाफ्लीज। 3 पॉइंट। ठीक है, फिर रोग है तो लक्षण होंगे सिम्टम, खूब थकान करा देना, कमजोरी करा देना, बॉडी एक करा देना, बुखार चढ़ा देना, ठंड लगवा देना। और अलग अलग डिसीज में जो अलग अलग आपको, और कुछ नहीं, जो सामान्य सी चीजें जो, जैसे आपको पता है कोविड में सोर थ्रोट हुआ था लोगों को। सोर थ्रोट समझते हो पहले तो? क्या होता है? हाँ, गले में दर्द, गला, और जैसे बहुत शुद्ध हिंदी बोलते हैं, गले में खरांश हो रही है, गले में दर्द हो रहा है, गुटकने में दर्द हो रहा है। जैसे आपको अगर, क्या होता है, जैसे आपको मान लो कि सर्दी होने वाली हो तो सबसे पहले गले में ही होता है। अच्छा, गला बहुत भयानक मीडियम है, मुझे अपने गले की बहुत चिंता रहती है भैया, क्योंकि गला ही है जो भी है। बोल नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे फिर? ऐसे ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा, लिख लिख के। अच्छा, लिख लिख के नहीं पढ़ सकता कोई? पढ़ सकता है, पढ़ लेंगे बोले। कैरियर हो गया, सिम्टम हो गए, अब जांच, लक्षण आए तो जांच होगी, और आखिरी में इलाज होगा। अब जो बीमारी हो आपको इन्हीं पैरामीटर्स को इस्तेमाल करना है मीन्स के लिखने के दौरान, कर पाएंगे? मतलब कोई भी डिसीज हो। अच्छा एक बात बताओ, ये चीजें सब में होंगी। अब आपको कौन सी पसंद है डिसीज, बोलो। बोले हमें कोई डिसीज पसंद नहीं है, अच्छा आंसर है यही। ठीक है, फिर भी मतलब आपको जो लगे कि हाँ ये डिसीज, बताओ जल्दी से कोई भी एक, जिनने प्रीवियस ईयर देखे हो वो बता दें। जैसे मान लो मैं कहूँ कोविड आ गया, ठीक है, कोविड-19, तो यहाँ हम मलेरिया की जगह क्या लिख देंगे? कोविड-19। एक हो गया। अब हमने क्या कहा था?
पहले ये बताना है कि कम्युनिकेबल है या नॉन कम्युनिकेबल है, संक्रामक है या असंक्रामक। तो कोविड कैसी थी? भयानक, भयानक संक्रामक थी ना, लोग जा नहीं रहे थे। मतलब पपीता भी साबुन से धो धो के खा रहे थे लोग। कोविड का अगर भोपाल में कोई हो तो उसको बहुत अच्छे से ये अनुभव रहा होगा। वाटरमेलन आता था, पहले लोग इतनी सफाई वफाई का ध्यान नहीं देते, हाइजीन का। छू नहीं लेना, दूर रहो, मैं उठा लूंगा, आप एक तरफ हो जाओ। घर के बाहर अगर कोई सामान देने आता था, वो सामान रख जाए, पैसे ऑनलाइन कर देंगे, सामान छोड़ दो और चले जाओ। होता था ऐसा? कि मतलब कैसा लगता था, डॉक्टर्स पे क्या बीत रही होगी, क्योंकि आप दूर से नहीं देख सकते ना पेशेंट को। क्या पहनना होता था? पीपी, पीपी ई, वेरी गुड। आपका पल्ला पड़ता रहता है ना, इसलिए आपको याद है। पीपी किट पहनना पड़ता था, कितना डिफिकल्ट होता है। मतलब सोचो आप पूरा पूरा पैक, और गर्मी। ठीक है, तो अब हमने यहाँ क्या कर दिया, कोविड 19 कर दिया। तो अब आप समझो अच्छे से, या अलग बना दें, मिक्स तो नहीं होगा। देखो कनेक्ट करो, क्योंकि बहुत ज्यादा रटोगे ना तो कब तक रटोगे, बहुत है दुनिया में रोग। अब हमें कुछ नहीं पता हो, हम उत्तर लिख ले जाएं, विद्वान तो हम तभी हैं, पढ़ के तो लिख ही लेते हैं सब। तो कोविड 19 है, अब हमारे पास पैरामीटर क्या है, पहली चीज की संक्रामक है या संक्रामक, कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल, बताते जाओ। संक्रामक, वेरी गुड। संक्रामक है मतलब कोई कॉजिंग एजेंट होगा। किससे फैल रही थी? अरे किससे? वायरस से। तो वायरस था, कौन सा वायरस, बता दो। कोई वायरस नहीं था, कोरोना वायरस, अगर आपको ज्यादा मन नहीं लगता तो। ठीक है, वायरल डिसीज है, कॉजिंग एजेंट में क्या हो गया, वायरस, बेसिकली वायरल डिसीज हो गई ना। तो वायरस कौन सा, कोरोना वायरस, जिसे हम सॉर्स या मर्स के रूप में जानते हैं। आया था क्वेश्चन की कोविड 19 किससे हुआ था, दो ऑप्शन थे, ए और बी दोनों सही था, सॉर्स या मर्स। ठीक है, मर्स मतलब मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और सॉर्स का मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो सॉर्स और मर्स जो था इसमें था, तो वायरस हो गया, कॉजिंग एजेंट हो गया वायरस। अब कैरियर तो है नहीं, वो तो खुद ही आ रहा है, एक दूसरे से जा रहा है, आओ भाई साहब कोरोना ले लो। ठीक है, फिर क्या होगा आपका लक्षण, लक्षण क्या थे, भयानक, भयानक थकान। मतलब कोविड जितनी थकान मुझे जीवन में कभी नहीं हुई। मुझे भी हुआ कोविड, पता है आपको? आप में से किसी को हुआ था? नहीं हुआ, बधाई हो। अच्छा, मजेदार बात ये थी कि मुझे जब कोविड हुआ सबसे बाद में, पहले मेरी मैडम को हुआ, क्योंकि खूब पेशेंट देखे उन्होंने हमीदिया में, देख देख के वो घर में लाई, फिर मेरे बेटे को हुआ। अच्छा, बच्चा भी मान मेरे मुंह पे मुंह रख के सो गया। अब क्यों नहीं होगा कोविड, अब कोई बचने की चीज है? लो भैया, अब मतलब हम कोविड वाले के साथ सो रहे हैं। फिर हमने कहा हॉस्पिटल में तो एक दो दिन के लिए रख लेते हैं। फिर उसकी मौसी को हो गया, नानी को हो गया, सबको ऐसे मतलब गिफ्ट में बांट रहे थे, अब सबको हो गया। हमने कहा अब कहाँ होना है आइसोलेट, हम घर में ही रह जाते हैं, अब तो हम ही बचे हैं। बस पता चला हम भी पॉजिटिव थे, हमने हम कहीं नहीं जा रहे हैं, यहीं खिला दो जो कुछ खिलाना पिलाना है घर में ही। अब हो क्या रहा है भाई, हॉस्पिटल में भी जाएंगे तो वही लोग हैं जिन्हें सबको कोविड ऑलरेडी हो रखा है, तो अब बचता क्या है। मैंने कहा फालतू अस्पताल में रहो, और हॉस्पिटल में रहने में बड़ा तकलीफ होती है ना, ऐसा लगता है क्या यार, मतलब पड़े हुए हैं। तो लक्षण क्या है जल्दी जल्दी बताओ। एक होगा फटीक, कमजोरी होगी, वीकनेस होगी, फीवर आएगी, ठंड जैसा कोई जरूरी नहीं ठंड लगेगी। सोर थ्रोट बहुत ज्यादा था, जैसे नॉर्मली जब सर्दी होती है ना, मतलब ये व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं मैं, मुझे अच्छे से समझ में आ गया था कि हाँ ये कोविड है। बताओ क्यों, क्योंकि जब सर्दी होती थी तो गले में थोड़ा बहुत दर्द होता था, और फीवर जो था ना वो बहुत हाई ग्रेड फीवर नहीं होता है, जब आपको बुखार भी आता है। तो एक तो फीवर बहुत हाई ग्रेड था, मतलब 650 से नीचे, mg से नीचे आपका काम चलने वाला नहीं था। दूसरी चीज सॉर थ्रोट बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो गले में दर्द होगा आपको, सर्दी होगी, बुखार तेज आएगा। इसके अलावा और क्या लक्षण हो रहे थे, डिफिकल्टी, जब थोड़ा कोविड लोगों के क्या देखो कैसे हो रहा है, गले तक गया, मेरे गले में था, मैं यहीं से बच गया। ठीक है, और गले से जिनके लंग्स में गया उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। भाई सांस कहाँ से ले रहे हैं, लंग्स से, और लंग्स में चला गया तो दिक्कत हो रही थी, और लंग्स में जा रहा था तो क्या हो रहा था, HBO2 कम हो रहा था। ठीक है, तो ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था, और ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था तो लोगों को वेंटिलेटर पे जाना पड़ रहा था, और अगर वेंटिलेटर पे जा रहे थे तो फिर वापस आने की संभावना कम हो जा रही थी।
क्योंकि उस समय वेंटिलेटर भी अवेलेबल नहीं थे। भोपाल की स्थिति बहुत भयानक थी, मतलब अमेरिका कनाडा जैसे रोग देश भी रो रहे थे उस समय। तो आपको समझ में आई बात की क्या क्या हो रहा है। तो फटीग है, वीकनेस है, फीवर है, सोर थ्रोट है, गले में दर्द हो रहा है, ठीक है, और क्या हो रहा है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो ये लक्षण हो गए, जांच कराओ। जांच क्या हो रही थी, बता देना। रैपिड एंटीजन, वेरी गुड। और कोई जांच हो रही थी, लाइव क्लास जल्दी बोलो, कोविड में क्या जांच हो रही थी, बोलो लाइव में कोई, जल्दी बोलो, देख रहा हूं मैं, बताओ कौन बताएगा, फटाफट बोलो। वायरल था तो एंटीवायरल ड्रग दे रहे थे, समझ में आ रहा है ना, एंटीवायरल। अब देखें तो क्या किया, फिर हमने क्या लगवाया, सबने वैक्सीन। तो एट द एंड क्या हो गया, वैक्सीनेशन करा लो। अब वैक्सीनेशन में जो लगी हो बता देना कौन सी लगी, कोविशील्ड कि कोवैक्सीन, ठीक है। तो कोवैक्सीन या कोविशील्ड यही भारत में लग रही थी मोस्ट ऑफ द टाइम, तो कोविशील्ड या कोवैक्सीन, खत्म हो गया क्वेश्चन। खूब आप देखोगे ना 3 साल आया ये क्वेश्चन लगातार, क्योंकि 20 में कोविड आ गया था तो 21 में पूछा, 22 में पूछा, 23 में पूछा, पूछते रहते थे, कुछ ना कुछ तो पूछने ही, करेंगे क्या। अच्छा कोविड हो गया मतलब हम लोग इससे बच के आ गए, तो ये भी तो उपलब्धि है, तो फिर तो उस पर क्वेश्चन बनते ही है। हो गया कोविड का क्वेश्चन, जल्दी बता दो क्या क्या पढ़ा हमने कोविड में। कोविड कैसा है, कम्युनिकेबल या संक्रामक रोग है, संक्रामक है तो वायरल यानी विषाणु जनित है, वायरस है तो मर्स या सॉर्स है, या कोविड वायरस है, कोरोना वायरस है, ठीक है। फिर इसके बाद लक्षण, तो लक्षण क्या है, वही बुखार, सर्दी, गले में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, थकान, ठीक है। फिर इसके बाद जांच, तो जांच में क्या, ठीक है, क्या कर रहे थे, रैपिड एंटीजन या आरटीपीसीआर, ठीक है। और फिर इसके बाद ट्रीटमेंट या उपचार, उपचार में क्या, एंटीवायरल, और दूसरे तरीके से हम क्या कह सकते हैं, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में नाम लिख दो, कोविशील्ड, कोवैक्सीन जो है, इस तरीके की वैक्सीन जो है वो लगाई गई थी। तो इतनी सारी चीजें हैं जो आपकी किसके अंतर्गत आती हैं। अब आपको जो भी डिसीज पढ़नी हो, मन में जो आए वो आप कर लेना। अच्छा बड़ी बात यह है कि आपको सिर्फ एक ही चीज है जो याद करने वाली है, कि रोग हो किससे रहा है, मतलब, और बाकी सब चीजें कॉमन है, बाकी हम बहुत आराम से लिख सकते हैं। तो बहुत रटा रटी नहीं करना, क्योंकि बहुत है सिलेबस और हजारों डिसीज है। 5.5 साल हो जाते हैं पूरे करते करते, डॉक्टर बनते बनते, डिसीज खत्म नहीं होती है। तो आपको तो 1-1.5 साल में पूरा सिलेबस पढ़ना है। तो इसलिए क्या दिमाग में लॉजिक क्या लगाना है, कि हमें बस, मान लो क्या होगा, मैक्सिमम हमें यही नहीं पता होगा। या दूसरा तरीका, अब प्रीलिम्स वाली स्ट्रेटजी पे आते हैं, प्री में सिर्फ यही आता है, रोग किससे होता है, रोग किससे होता है, रोग किससे होता है। तो प्री के लिए रोग याद कर लो, और मेंस में ये सारे फॉर्मेट में हम अप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। हो पाएगा ना भाई, पक्का। मैं करवाऊँ, लिखवाऊंगा, मैं जो डिसीज नहीं पढ़ाऊंगा वो भी लिखवा लूंगा आपसे 2-3 दिन में ही। इसलिए अभी बोल दो, अभी जो ही पूछना है, बाद में मत बोलना कि मुझे बताई नहीं थी। ठीक है, हो गया ना, क्लियर है ना। तो हमने क्या क्या चीजें देख ली, मतलब एक कम्युनिकेबल है या नॉन कम्युनिकेबल है, ठीक है। फिर कॉजिंग एजेंट क्या है, सिम्टम या लक्षण क्या है, फिर जांच या इन्वेस्टिगेशन क्या है, और लास्ट में उसका ट्रीटमेंट। इन पैरामीटर्स को दिमाग में रखोगे आराम से पेज भर लोगे। लेकिन अगर आपने पैरामीटर ध्यान नहीं रखे तो आप फालतू की भाषा लिखते रहोगे, आंसर में नंबर आपको मिलने वाले नहीं है उस चीज के, क्योंकि एट द एंड तो यही है। तो एक तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आया है, अगर ये 7 मार्कर आ जाए तो बन जाएगा मलेरिया, कोई समस्या नहीं। अब यही क्वेश्चन, अब इसने लास्ट टाइम जो पूछा था वो पूछा था कि मलेरिया की स्पीसीज पैरासाइट कौन कौन से होते हैं। मलेरिया जो है ना वो कौन कौन से पैरासाइट से होता है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, हमने क्या बोला, प्लाज्मोडियम, लेकिन प्लाज्मोडियम के भी 4 इंपॉर्टेंट टाइप है। घुस गया अंदर एग्जाम में। अब प्लाज्मोडियम, जैसे आपने सुना होगा, एक प्लाज्मोडियम ओवेल होता है, सुना है, एक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है,
एक प्लाज्मोडियम मलेरियाई होता है और एक प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम होता है। ये था उत्तर। अरे पेपर देख लेना 24 का, उसमें क्या हम नई बात कर रहे हैं। क्या क्या पूछे, देखो अच्छा क्वेश्चन है, अब मतलब सरल नहीं है, मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि मुश्किल से 10% या 15% लोग ही इसका सही आंसर लिख पाए होंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या लिख दिया होगा, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, मलेरिया हो रहा है तो। लेकिन ये प्लाज्मोडियम की स्पीसीज कौन कौन सी है, प्लाज्मोडियम ओबेल, प्लाज्मोडियम बाइबेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम। अब एक बार प्रीलिम्स में पूछा गया कि मलेरिया में सबसे खतरनाक मलेरिया कौन सा है, तो सबसे डेंजरस कौन सा है, प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरम जो है वो सबसे खतरनाक मलेरिया होता है। कौन सा होता है सबसे खतरनाक, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम। क्लियर है, आपको समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम जो है वो सबसे डेंजरस मलेरिया के रूप में जाना जाता है। सबसे कॉमनली नहीं होता, लेकिन ये आपको पता है जैसे श्योपुर, मोरेना, भिंड, ठीक है, इन जगहों पे प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरम से कई सारे बच्चों की डेथ हो गई थी। और अगर आप थोड़ा ध्यान दो न्यूज यूज पे, तो बीच में प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम बहुत फैल रहा था। और ऐसे नहीं सुना होगा आप लोगों ने, अब कॉमन व्यक्ति के रूप में बताऊं, ठीक है, मस्तिष्क में बुखार हो गया, दिमाग में बुखार हो गया, ठीक है, इसके बच्चे के दिमाग में बुखार हो गया था, दिमाग में बुखार चढ़ गया था तो डेथ हो गई। तो ये दिमाग में बुखार जो है ना, यही है दिमागी बुखार, कौन सा, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम। तो प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम जो है ये आपका ब्रेन फीवर जो होता है ना कि दिमाग में पहुंच गया मलेरिया का पैरासाइट, तो प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरम होता है। तो चार मेन स्पीसीज हैं या चार मेन पैरासाइट हैं। तो उसने पूछा था मलेरिया किन किन से होता है, मतलब दो को दुष्ट था उसकी। अरे सीधा पूछ लेता मलेरिया किससे होता है, इतने में ही काम चल जाता। एक मिनट अमित, पॉज करना। कट कर दो अमित। तो चलिए, तो आप लोग कर पाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कि मलेरिया, तो मलेरिया किन किन से हो रहा है। मलेरिया की चार स्पीसीज हैं प्लाज्मोडियम की, प्लाज्मोडियम ओबेल, बोलते जाओ क्योंकि नाम थोड़े नए हैं आपके लिए, प्लाज्मोडियम ओबेल, प्लाज्मोडियम बाइबेक्स, प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम मलेरियाई। अगर पूछे सबसे खतरनाक कौन सी है, तो प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरम जो है वो सबसे डेंजरस होती है। ठीक है, एक और प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा गया है, वो है हाइपर पैरासाइट। क्या, हाइपर पैरासाइट या अति परजीवी। और आप लोग हिंदी में याद ऐसे भी रखिएगा बेटा कि हाइपर पैरासाइट ऐसे भी पूछ सकता है वो, हिंदी जरूरी नहीं है वो अति परजीवी लिखे। क्या, हाइपर पैरासाइट। ठीक, पहले तो एक शब्द समझिए कि हाइपर क्या होता है। दो शब्द हैं आप लोगों ने सुने होंगे, एक हाइपर एक हाइपो, सुना है। हाँ ना, कुछ तो बोलो। क्या होता है हाइपर, क्या होता है हाइपो, क्या होता है। थोड़ा जल्दी करो अपन ज्यादा पढ़ पाए, जिससे बहुत स्लो मोशन में पढ़ेंगे तो फिर कैसे पढ़ेंगे, बहुत है पढ़ाने को। हाइपर क्या होता है, अब देखो मैंने कहा था ना, जब शब्द पूछे जाते हैं ना तब उत्तर नहीं आता, हमें पता है पानी का स्वाद कैसा है, बता नहीं पाएंगे। बताओ जल्दी से, हाइपर क्या है। हाइपर मतलब मोर देन नॉर्मल, और हाइपो मतलब लेस देन नॉर्मल। नहीं समझ आई, आ गई, बताओ फिर। ये एक बेस लाइन है, बेस लाइन मतलब हमेशा क्या होती है, ये नॉर्मल है। अरे फिजिक्स का अविलंब नहीं बनाना है इसको, नहीं तो पता चले कि फिजिक्स में बता दिया। ये नॉर्मल है। अब अगर हम लेस देन नॉर्मल करेंगे, क्या करेंगे, लेस देन नॉर्मल, तो लेस देन नॉर्मल क्या कहलाता है, हाइपो। और हाइपर क्या होगा, ठीक है, मोर देन नॉर्मल। समझ रहे हैं ना, सामान्य से अधिक हाइपर और सामान्य से कम हाइपो।
ये अब हमेशा इसकी मीनिंग यही होगी वर्ल्ड वाइड, मतलब कहीं चेंज नहीं होगी। जैसे हमने एक शब्द इस्तेमाल किया हाइपर टेंशन, खूब सुनी होगी, सुनी कि नहीं सुनी? एक और शब्द सुना होगा हाइपोटेंशन, कुछ तो बोलो हाँ ना। ठीक है, एक शब्द सुना होगा, बहुत हाइपर होता है यार ये। ठीक है, क्या सुना आप लोगों ने? हाइपर सेंसिटिविटी, हिंदी में कहते हैं अति संवेदनशीलता। सुनिए बेटा, एक्चुअली हाइपर सेंसिटिविटी ही क्या है? एलर्जी है। ये भी आपके मेंस में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर देखेंगे तो। एलर्जी क्या है? एलर्जी आए तो बोले अदर नेम हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, तो अब जैसे एलर्जी पूछा गया था, तो एलर्जी किससे होती है? किसी ना किसी एलर्जन से होती है। तो एलर्जी का कॉजिंग एजेंट क्या है? एलर्जन। भाई जैसे किसी को धूल से एलर्जी हो सकती, अभी मैं लाऊं ऐसे और ऐसे उड़ा दूं धूल, यहाँ होली है, धुरंडी है, होली धूल की कर दें हम, ठीक है। जैसे ही मैं धूल उड़ाऊंगा क्या होगा आप लोगों को? छींकें आएंगी, खांसी आएगी, ठीक है, और ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको डस्ट से एलर्जी होगी तो आपको बहुत छींकें आएंगी, बहुत खांसी आएंगी, और हो सकता है आपको अस्थमैटिक अटैक आ जाए। अस्थमैटिक अटैक मतलब आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। किसी को है तो नहीं अस्थमा? ठीक है, नहीं चढ़ पाएगा अपने यहाँ तक वो अस्थमा वाला तो, ठीक है। ये भी एक मुद्दा है ना। तो अस्थमैटिक अटैक आ जाएगा उसे, मतलब एडमिट करना पड़ेगा, रेसेस हो जाएंगे बॉडी पे। तो हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी क्या होती है? अच्छा, ये कैसी डिसीज है? कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल? अब बताओ। ये है नॉन कम्युनिकेबल, क्योंकि कोई बैक्टीरिया वायरस थोड़ी आए यहाँ पे। तो ये कैसी डिसीज है? नॉन कम्युनिकेबल, यानी गैर संक्रामक या असंक्रामक डिसीज है। ठीक है, समझ में आ रहा है? एलर्जी आए तो क्या लिख देंगे? हाइपर सेंसिटिविटी, अति संवेदनशीलता। क्या किससे हो रही है? तो डस्ट पार्टिकल, पॉलन ग्रेन, इनसे हो जाती है ये। समझ में आ रही है? और क्या होगा? तो बॉडी कैसा रिस्पॉन्स दिखाएगी? अति संवेदनशीलता दिखाएगी, मतलब बॉडी पर रैसेस हो सकते हैं, खांसी आ सकती है, छींक आ सकती है, कई लोगों को रैसेस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये आपकी क्या है? एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर मतलब देखो, जैसे धूल उड़ी किया, एक दो बार स्नीजिंग हुई, ठीक हो गए हम सामान्य, क्योंकि हम हाइपर सेंसिटिव नहीं थे। लेकिन जिन्हें डस्ट से एलर्जी होगी उसकी तो खटिया खड़ी हो जानी है। बहुत लड़ता है वो जब ठीक हो जाता है बाद में, मारोगे क्या मुझे? क्योंकि उसकी तो हालत बहुत खराब होने वाली है। हाइपर टेंशन मतलब क्या? हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है, जो नॉर्मल होता है, वो कितना होता है नॉर्मल? 80 से नहीं बोला करो, 120/80। और यूनिट क्या है? mm/Hg, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो mm/Hg में हम नाचते, 120/80 होता है हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अच्छा ध्यान रखना, कोचिंग चढ़ने के बाद कभी नहीं नापना, नहीं तो बोलोगे हम तो हाइपर टेंशन हो गई हमें, क्योंकि वो 20-30 बढ़ा ही आएगा चढ़ने के बाद तो 120/80 है, ये नॉर्मल है। जब इससे हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है मोर देन 120/80, तो क्या हो जाएगा? हाइपरटेंशन। ठीक है, रक्त दाब का, ब्लड प्रेशर का 120/80 से अधिक हो जाना हाइपरटेंशन कहलाता है। और इसको क्या करेंगे? रक्त दाब का 120/80 से कम हो जाना हाइपोटेंशन कहलाता है। अच्छा, कुछ लड़कियों का होगा हाइपोटेंशन, है? आपका भी होगा? अच्छा, फेस से भी बता सकते हैं बहुत सारी चीजें कि ये स्थिति होने वाली है। इनकी इनकी मतलब मैडम की पल्स ना, मुझे नहीं लगता कभी 70-72 होती होगी। और इनका बीपी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ अभी 110 के ऊपर नहीं जाता होगा कभी भी। जाता है?
लो ही रहता होगा आपका, तो वैसे ही लो ही है, वो दिखते ही सही समझ में आता है, इसका भी नहीं होता होगा, लो ही रहता होगा। लो ही है इनका, मेरी मैडम का लो है। हला आप सोचो, इतने पेशेंट देखती हैं वो, 20-20 ऑपरेशन कर देती हैं एक दिन में, और लो बीपी में ही। ठीक है, तो है वो एक्चुअली आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब वो होता ही है शुरू से। इन लोगों का कभी हाई नहीं होने वाला। अब हाँ, एकदम से बहुत मोटी हो जाए, बहुत पिज्जा बर्गर और एकदम खाना खाना खाना, कोई काम नहीं करना है, तो बात एक अलग है। नहीं तो ये लो बीपी वाली, मतलब ये हाइपोटेंशन वाली ही है। लेकिन वो आपका नॉर्मल है, मतलब आपको डिसीज नहीं है उस कंडीशन में, वो है ही, मतलब वो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे कुछ लोगों के बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होता है, उनका 130 135 नॉर्मल होता है, और वो उसी पे जी रहे हैं मजे से, मतलब उन्हें कुछ नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है वो एक्चुअली, उनकी बॉडी की अडेप्टेबिलिटी वैसी है। लेकिन एक जो नॉर्मल रेंज जो ब्लड प्रेशर की है वो 120/80 है। तो इससे अधिक अगर ब्लड प्रेशर होगा तो मोर देन 120/80, तो हाइपरटेंशन, और लेस देन 120/80 तो क्या होगा, 120 और 80 से कम होगा तो हाइपोटेंशन होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। मतलब हाइपर हमेशा क्या होगा, मोर देन नॉर्मल, सामान्य से अधिक होगा। जैसे आपने सुना होगा हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, सुनिए, अब नहीं पढ़ी होगी साइंस आपने इतनी। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं। हाइपरटोनिक, जिनकी टोन ज्यादा होगी वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होंगे, जिनकी टोनिसिटी या कंसंट्रेशन कम होगी वो हाइपोटोनिक होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, जिनमें सांद्रता ज्यादा वो हाइपरटोनिक, जिनमें सांद्रता कम वो हाइपोटोनिक। तो हाइपर का क्लियर हुआ, आपको समझ में आया। हाइपर सेंसिटिविटी लिख पाओगे, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। ठीक है, किससे होती है, तो यहाँ पर जो बेसिकली क्या है, डस्ट पार्टिकल है, पोरेन ग्रेन है। जैसे आप लोग कई बार देखिए, आप किसी गार्डन में गए और वहां पे परागकण झड़ रहे हैं, आपने जैसे ही वो परागकण गिरे आपको छींकें आने लगी, आपको प्रॉब्लम होने लगी, तो वो क्या है, एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी की कंडीशन होती है। ठीक है, क्लियर है, आपको समझ में आ गई बात ये। तो यहां से आपको क्या समझ में आया, ये जो अब आ गए हम, आप बात फिर से कहां पर, हाइपर पैरासाइट या अति परजीवी। तो अति परजीवी जो है ना बेटा, हाइपर पैरासाइट, तो इसको बस ऐसे समझ लो, पैरासाइट ऑन पैरासाइट। ठीक है, क्या क्या डेफिनेशन देंगे, अगर बहुत सरल देनी है तो पैरासाइट ऑन और इन पैरासाइट। मतलब समझ में आ रहा है, परजीवी के ऊपर या परजीवी के अंदर जो परजीवी होता है। और सरल करें तो एक परजीवी जो दूसरे परजीवी के ऊपर निर्भर होता है वो कहलाता है हाइपर पैरासाइट। एग्जाम्पल बता पाओगे कोई भी, ये भी आपके 2012 या 14 का मींस का क्वेश्चन था। अति परजीवी, तो अति परजीवी को क्या कहेंगे बेटा हम, जल्दी बताओ, बोल दो। क्या बताया हमने कि कुछ नहीं बताया आपको, बोलो जल्दी से, लिख लो। हाइपर पैरासाइट की डेफिनेशन लिख लो। हाइपर पैरासाइट आर, hyperparasite are parasites that live on or inside other parasite. Hyperparasite are parasite that live या live जो भी कहें on और inside other parasites. अति परजीवी वे परजीवी होते हैं, अति परजीवी वे परजीवी होते हैं जो दूसरे परजीवियों पर, दूसरे परजीवियों पर या उनके अंदर रहते हैं। ठीक है, तो या तो दूसरे परजीवी के ऊपर रहेंगे या फिर क्या होंगे, वो उनके अंदर रहते हैं। एग्जाम्पल बताओ, आप पढ़ चुके हो, आप सरल सा एग्जाम्पल है, आप बताओ। अच्छा, पैरासाइट और हाइपर पैरासाइट में अंतर समझते हो पहले तो, जुआ हो सकता है कैसे, अच्छा जुआ पैरासाइट है या हाइपर पैरासाइट है, जल्दी जल्दी बताओ, टाइम नहीं है, टाइम,
समय कम है, उत्तर जल्दी जल्दी दिया करो। परजीवी क्या होता है? पैरासाइट। जब पिताजी गुस्सा होते हैं और लड़का बच्चा कोई काम नहीं करता है, चूस लो मुझे, खा जाओ मुझे, पैरासाइट की तरह पड़े रहते हो, कोई काम नहीं है तुम्हारे पास। थोड़े पढ़े लिखे पिताजी हो तो बिल्कुल तुम पैरासाइट हो, और थोड़े पढ़े लिखे होंगे, अगर साइंस अच्छे से पढ़ी होगी तो बोले ऑब्लिगेट पैरासाइट हो। ऑब्लिगेट समझते हो? अच्छा, ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है अविकल्पी परजीवी, मतलब इसके पास कोई विकल्प नहीं है, ये तो मेरा ही खून पीने वाला है इसके पास कोई विकल्प नहीं है। पैरासाइट मतलब जो नॉर्मली दूसरे होस्ट से अपना भोजन प्राप्त करे और उसे नुकसान पहुंचाए। जैसे अगर मैं कहूं कि मॉस्किटो या ये जो फीमेल एनाफ्लीज है ये क्या है, तो फीमेल एनाफ्लीज पैरासाइट है, परजीवी है। ठीक है, और इस परजीवी पे कौन निर्भर है? प्लाज्मोडियम। अरे वहीं से तो उठाया क्वेश्चन। देखो समझना, मच्छर किसका खून पीता है? मानव का ही पीता है, ऐसे क्या इतना सोच रहे हो? तो मच्छर किस पे निर्भर है? मानव पे। और मच्छर के अंदर कौन है? प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम क्या हो गया? देखो हमारे ऊपर परजीवी कौन? मच्छर। और मच्छर के ऊपर परजीवी कौन? प्लाज्मोडियम। तो इसलिए प्लाज्मोडियम क्या हो गया? पैरासाइट ऑन पैरासाइट। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ह्यूमन, ह्यूमन है ना, मानव, मानव के ऊपर कौन है पैरासाइट? बोलो। मॉस्किटो। और मॉस्किटो पर कौन? प्लाज्मोडियम। इसलिए ये कैसा हो गया? हाइपर पैरासाइट। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया हाइपर पैरासाइट। देखो ये भी पैरासाइट है, पैरासाइट ये भी है, लेकिन ये खुद पैरासाइट होते हुए दूसरे पैरासाइट पे डिपेंड है। तो अभी पढ़ो डेफिनेशन अच्छे से, क्या बोला मैंने? हाइपर पैरासाइट्स आर, पढ़ो बोलो। समझ में आ गई ना बात? बोलने की जरूरत नहीं है ना? तो बस यही तो है, और ये इस पे निर्भर है। तो इस तरीके से हाइपर पैरासाइट का एग्जांपल क्या हो गया आपका? प्लाज्मोडियम। और बताए ना, जितनी डिसीज के कॉजिंग एजेंट ऐसे हैं जहां कहीं कैरियर होगा वो सब हाइपर पैरासाइट ही होंगे, क्योंकि बीच में अगर कैरियर आ गया तो कैरियर ऑलरेडी मानव पे ही डिपेंडेंट होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। अच्छा, अभी एक फीवर बहुत होता है लोगों को, बहुत। और कौन सा बुखार है बताओ आप लोग ही? टाइफाइड। टाइफाइड बहुत होता है। टाइफाइड किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी से, पक्का? इसका कोई कैरियर है क्या? नहीं है, क्योंकि साल्मोनेला टाइफी या तो खाने में आ गया है या पानी में आ गया है और टाइफाइड हो गया। तो यहां पर आपकी क्या स्थिति नहीं होगी? हाइपर पैरासाइट की स्थिति नहीं होगी। डेंगू सुना है? डेंगू बहुत कॉमन है। डेंगू किससे होता है? डेंगू वायरस से। लेकिन डेंगू वायरस फैलता किससे है? टाइगर मॉस्किटो। टाइगर मॉस्किटो मतलब, टाइगर मॉस्किटो को एक और नाम क्या है? क्या? नहीं, टाइगर मॉस्किटो कौन सा है? बहुत कॉमन मच्छर है ये। ठीक है, तो अब देखो, मानव, मानव के ऊपर ये टाइगर मॉस्किटो डिपेंडेंट, और टाइगर मॉस्किटो के ऊपर कौन? डेंगू वायरस। तो अब डेंगू वायरस जो है वो कैसा हो गया यहाँ भी? हाइपर पैरासाइट। और ऐसी डिसीज जिनमें कैरियर है ना, तो जो कॉजिंग एजेंट होगा वो हाइपर पैरासाइट ही हो गया। दुनिया भर के एग्जाम्पल बता सकते हैं हम आपको, लेकिन आपको नहीं पढ़ना, क्यों अपना समय बर्बाद नहीं करना। देखो ध्यान रख, बस हमें स्किल सीखनी है कि हाँ हम उत्तर लिख ले जाएं, तो आंसर हो जाएगा आपका अति परजीवी वाला। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, अगर 100 लोगों से पूछोगे तो 99 नहीं बता पाएंगे इसका उत्तर। ट्राई करना अपने दोस्तों से कि बताओ अति परजीवी क्या क्या? एडीज। एडीज को ही बोलते हैं टाइगर मॉस्किटो। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो एडीज मॉस्किटो या टाइगर मॉस्किटो ने हमें काटा। और ये टाइगर इसलिए, ये साफ पानी में रहता है। जैसे मलेरिया वाला मच्छर गंदे पानी में रहता है, ये साफ पानी में रहता है। मलेरिया का मच्छर शाम को या रात को काटेगा, ये दिन में काटता है। बोले हम दिन में काटेंगे तुम्हें, हम टाइगर है ना भाई, सामने से वार करता है ये।
तो ये डेंगू दे देता है। तो डेंगू जो है वो किससे हो रहा है, एडीज मॉस्किटो यहाँ कॉजिंग एजेंट नहीं है, कैरियर है। और यहाँ हो किससे रहा है डेंगू, तो डेंगू वायरस से। तो डेंगू वायरस भी क्या हो गया आपका, हाइपर पैरासाइट या अति परजीवी हो गया। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही है। हिंदी इंग्लिश जैसी समस्या तो नहीं लग रही ना किसी को बहुत ज्यादा, क्योंकि अब एक्चुअली अब क्या करें, लिख देंगे लो बस हाइपर, हो गई टेंशन खत्म। हाइपर टेंशन, कोई खत्म नहीं होगी टेंशन, वो तो बस देवनागरी ये कुछ नहीं कर सकते इसका। क्लियर है आपको, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ये चीजें हैं, तो ये हाइपर पैरासाइट जो है वो हो जाता है। वापस आए, अब हम यहां से शुरू किए थे, मलेरिया हो गया क्लियर। अब आपकी जिम्मेदारी है, मैं चार पांच बीमारियां आपको बता रहा हूं, दे नहीं रहा हूं, कि जिनके उत्तर आप लोग लिखेंगे। लिखो, एक टाइफाइड जो आए हैं एग्जाम में क्वेश्चन, सेम पैटर्न इस्तेमाल करना है। बस क्या है, आपका एक कॉजिंग एजेंट ही बदलेगा, और चाहो तो कॉजिंग एजेंट मैं बता ही दूंगा तो मेरा उत्तर खत्म हो जाएगा। एक है टाइफाइड, आया हुआ क्वेश्चन बता रहे हैं सिर्फ। टाइफाइड को हिंदी में कहते हैं मोती झरा, क्या, मोती झरा, एक हो गया। दूसरा लिख लो टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस को बोलते हैं क्षय रोग, टीबी या ट्यूबरक्लोसिस। तीसरा लिख लो एड्स, क्या क्या करना है, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, एड्स, कोविड का भी लिख के लाना, कोविड तो पढ़ाई दिया हमने, कोविड 19, ठीक है। और एक ना चूहों से फैलता है, प्लेग, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आंसर दिया करो तो बड़ा अच्छा लगता है। प्लेग, लिख लो प्लेग, PLAGUE, प्लेग। पांच हो गई, पांच हो गई ना। पांच डिसीज को आपको किस फॉर्मेट में लिख के लाना है कल, मतलब डिसीज मैं सबके कॉजिंग एजेंट बता देता हूं तो मेरा उत्तर खत्म हो जाएगा। बताओ पहला क्या है, टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया से होता है, साल्मोनेला टाइफी, मतलब आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट उत्तर लिख पाओगे जिससे, साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड किससे हो रहा है, साल्मोनेला टाइफी से, बैक्टीरिया है, जीवाणु जनित रोग है। और क्या बताया, टीबी, टीबी भी बैक्टीरिया वाली है, ठीक है। किससे होती है टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, लिख लो। टीबी जो होती है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती। अच्छा आप लोग परेशान नहीं होना, ये सब नोट्स में ऑलरेडी आपके रहेंगे, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, देखो नोट्स से अगर पूरा पढ़ाएंगे ना तो आप ट्रिक नहीं सीख सकते उसमें, क्योंकि वो तो फिर जो लिखा है वही लिखा है, उसमें ही सब लिखेंगे तो फिर क्या करेंगे उसमें। तो टीबी जो है वो किससे होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से, दो हो गए। तीसरा एड्स, एड्स जो है वो वायरस है, HIV वायरस, कौन सा, HIV वायरस। HIV का फुल फॉर्म बताओ, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अच्छा जिन लोगों का फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए एलिजिबिलिटी हो वो कृपया इन्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखें। आप लोगों का BSc है क्या, लेकिन आप कैसे भर सकते हो, कंप्लीट चाहिए उसमें। अपियरिंग में डाल के देखो ना एक बार फॉर्म, नहीं लेगा तो नहीं लेगा, फीस तो बाद में ही लेता है जब फॉर्म सबमिट होता है। भर के देखो, भर लिया तो मान लेना। सब्जेक्ट क्या है, बस बायोटेक ही तो मांगी है, केमिस्ट्री या बायोटेक डालो, बढ़िया भर दो, क्या पता है अपियरिंग में हो जाए, नहीं होगा तो मान लेना नहीं हो रहा है बस। हाँ जी, कहाँ पहुंचे थे हम, एड्स। तो HIV वायरस, HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, HIV। फिर इसके बाद अगला कोरोना, कोरोना का क्या बताया था हमने, तो वायरस है। और कौन कौन से वायरस बताए थे, मर्स, लिख लो MERS, मर्स, और सॉर्स, SARS, ठीक है। मर्स, कभी लोग सार्स बोलते हैं, सार्स, SARS, ठीक है। तो मर्स और सॉर्स, और एक क्या बताया, प्लेग, प्लेग जो है वो बैक्टीरियल डिसीज है, ठीक है। बताओ, यर्सीनिया पेस्टिस, यर्सीनिया पेस्टिस, यर्सीनिया पेस्टिस। चिंता मत करो, इनके नाम हम याद करा देंगे आपको बाद में, वो तो आपको होमवर्क दी, यर्सीनिया पेस्टिस, सब याद हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये पांच डिसीज आपकी ड्यूटी है कि आप लोग कल लिख के लाएंगे, लाना ही है मतलब। अच्छा एक होमवर्क नहीं किया आप लोगों ने, और क्या पूछा था, हाँ PPLO,
स्मॉलेस्ट सेल थी ना, सबसे छोटी कोशिका, पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म नहीं देखा ही नहीं है, झूठ बोलते हो। तो नेट से नहीं आ रहा है? अच्छा आया था, आया और चला गया अच्छा ठीक है। पीपीएलओ को ही माइकोप्लाज्मा बोलते हैं बेटा। ये एम बोल रहा था, याद नहीं आ रहा था। क्या है पीपीएलओ? मतलब माइकोप्लाज्मा, और माइकोप्लाज्मा ही पीपीएलओ है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और ध्यान रखना ये प्लूरो की स्पेलिंग PLEURO है, और फिर न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो PLEURO, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO। ठीक, तो PPLO ध्यान रखना। अभी मैं आप लोगों को ना यूनिट 1 के एक काम करता हूँ, मैं PDF भेज दूंगा आपको पूरा। ठीक, तो ये की रिवीजन भी आप थोड़ा बहुत कर पाओगे उससे, और फिर मैं प्रिंट आपको दे दूंगा। तो PPLO जो है ना, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और PPLO को ही हम क्या कहते हैं? माइको प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, और माइकोप्लाज्मा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक हो गया, समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत किसी को? इतनी बातों में कहीं कोई समस्या? चलो, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छा पहले तो आप मुझे जल्दी जल्दी इतना बताओ, फिर आगे बात करते हैं। कम्युनिकेबल डिसीज क्लियर क्या होती हैं? अच्छा, इसका उत्तर हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तब आएगा, अभी तो बस शुरू हुई है पिक्चर ये। कम्युनिकेबल डिसीज या इन्फेक्शियस डिसीज क्या? तो ट्रांसफर ऑफ डिसीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। एक जीव से दूसरे जीव अथवा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं। नॉन कम्युनिकेबल कैसे होंगे? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, अर्थात डिरेंजमेंट ऑफ बॉडी। तो बॉडी में जो डिरेंजमेंट हुआ है, बॉडी में जो अस्थिरता उत्पन्न हुई है, बॉडी में जो कमी उत्पन्न हुई है, उसके कारण ये रोग होते हैं। अब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में अगर आप देखोगे तो 5 डिसीज के एग्जाम्पल नहीं बता पाओगे आप। अच्छा, कम्युनिकेबल के बताओ ऐसे ही थोड़ा सा। तो कम्युनिकेबल डिसीज में आप ऐसे समझ लो, बैक्टीरिया वाले डिसीज कम्युनिकेबल, वायरस वाले कम्युनिकेबल, प्रोटोजोआ वाले कम्युनिकेबल, फंगस वाले कम्युनिकेबल, हेलमिंथ वाले कम्युनिकेबल। अगर आप उनके दो दो तीन तीन नाम भी लिखोगे तो आपके बहुत सारे कम्युनिकेबल रोग हो जाएंगे। जैसे अभी हमने 5 तो नाम आपको बताए, एक हमने आपको पढ़ाई दिया, मलेरिया प्रोटोजोआ का था। ठीक है, दांत सड़ जाते हैं ना, क्या कहते हैं इसे? बदबू आती है दांत में से, मुंह से, बहुत एडवर्टाइजमेंट आता है, बहुत, सोच लो। अच्छा चलो, अब जैसे कि हमने आपको बताया टाइफाइड कैसा है? बैक्टीरियल डिसीज है, कम्युनिकेबल होगा। ठीक है, टीबी कैसा है? बैक्टीरियल डिसीज है, कम्युनिकेबल होगी। एड्स वायरस से हो रहा है, HIV से, कम्युनिकेबल है। तो वो सब कम्युनिकेबल डिसीज के ही एग्जाम्पल्स में, मतलब उसी के उसमें आप कैटेगराइज कर दोगे कम्युनिकेबल डिसीज को। एक वायरल डिसीज, ये विषाणु जनित, बैक्टीरियल डिसीज जीवाणु जनित, प्रोटोजोआ वाली, ठीक है, हेलमिंथ वाली, और एक क्या बचा? फंगस या कवक वाली। तो इन 5 कैटेगरी में डिवाइड करोगे। अच्छी बात ये कि यही 5 कैटेगरी जो है, यही तो आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, अच्छी चीज साइंस में ये है कि सब कनेक्ट है, अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आता है। बस एक ही दिक्कत होती है, वो है नाम, कि नाम बहुत खराब है। जैसे अभी हमने क्या क्या नाम बोले? साल्मोनेला टाइफी, तो टाइफी से टाइफॉइड। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से टीबी। तो थोड़े थोड़े मैच भी करेंगे, लेकिन शुरू शुरू में ये नाम थोड़े से रिपल्सन दिखाते हैं। तो एक ही चीज जो आपको याद करनी है, मतलब जो आपको करनी है, बाकी सब समझ में आएगा, वो है नाम। क्योंकि आप नाम ही याद नहीं आया तो फिर आपका सब खत्म। बाकी उत्तर तो आप लिख लोगे, लेकिन नाम भी जरूरी है ना, तो उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये क्लियर हुआ पहले तो कम्युनिकेबल। अब नॉन कम्युनिकेबल में क्या एग्जांपल्स आएंगे? डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस कोई किसी को दे रहा है क्या?
अरे शक्कर की बीमारी, शक्कर की बीमारी कैसे होती है? शक्कर खाने से। इंसुलिन की कमी से, ध्यान रखना, नहीं तो शक्कर खाने से शक्कर की बीमारी करा दो। शक्कर की बीमारी शक्कर खाना नहीं चाहिए होने के बाद, लेकिन पहले कुछ नहीं है, शक्कर खाने से शक्कर की बीमारी नहीं होती। मतलब डायबिटीज मेलाइटस जो है वो इंसुलिन की कमी से होती है, जब बॉडी में इंसुलिन हार्मोन कम हो जाता है तो होती है। ठीक है, कैंसर नॉन इन्फेक्शियस में आएगा। और अब एक अच्छा एग्जाम्पल दूं जिसमें आप बहुत आराम से बता सकते हो, चलो आप ही लोग बताओ, पहले कोशिश करो, जो आप सबको आता है। अच्छा, पता क्या है, पढ़ने में अगर आपको अप्रोच पता है ना, तो बहुत उत्तर हैं जो आपको पता है, लेकिन स्किल सिखा नहीं रहा है कोई। आप में से कौन है ऐसा जिसने विटामिन नहीं पढ़े? सबने पढ़े हैं। और विटामिन से होने वाले रोग कैसे हैं? कम्युनिकेबल हैं क्या? भैया मैं विटामिन सी कम खाऊंगा तो मुझे स्कर्वी होगी, तुम्हें भी हो जाएगी क्या? या मुझे स्कर्वी हुई तो मैंने विटामिन सी कम खाई थी, मैंने तुम्हें स्कर्वी दे दी, लो 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 स्कर्वी ले लो। ऐसा तो नहीं होगा ना। तो विटामिन से होने वाले रोग, अगर एक लाइन आप समझ गए, सारे कैसे होंगे? नॉन कम्युनिकेबल या असंक्रामक। भाई जैसे मैं विटामिन ए कम खाऊं तो मुझे रतौंधी होगी ना, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, और किसी को होगी क्या? नहीं। हो गया, मतलब समझ में आया ये किससे हो रहा है? नॉन कम्युनिकेबल है। सी, विटामिन सी की कमी होगी तो क्या हो जाएगा? मुझे स्कर्वी हो जाएगी। डी की कमी होगी तो क्या हो जाएगा? रिकेट्स हो जाएगा। बड़े हैं तो मुझे ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। अपने आप को ही करा रहा हूँ, आप लोगों को नहीं करवा रहा हूँ बीमारी। ई की कमी होगी तो क्या हो जाएगा? ई की कमी से क्या होता है? तो बेसिकली स्टर्लिटी हो जाती है मेल फीमेल में। ठीक है, के की कमी होगी तो ब्लड क्लॉटिंग डिलेड हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा? आपकी जो विटामिन डेफिशिएंसी डिसीजेज हैं वही कैसी डिसीज है? तो यहाँ गेम क्या है? अच्छा, पता है जब ये 2 पेज में आता है ना क्वेश्चन, एक्सप्लेन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज इन डिटेल, लोगों के 80% लोगों के ना आधा पेज से ज्यादा उत्तर नहीं होता, या फेंका फाकी करते रहते हैं, पता चले कम्युनिकेबल लिखा है बैक्टीरिया के रोग और फलाने के रोग, अब वो लिख रहा है नॉन कम्युनिकेबल और एग्जामिनर को उल्लू बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में नंबर मिलेंगे क्या? नहीं देता है वो नंबर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज या असंक्रामक रोग, जिन्हें हम गैर संचारी रोग भी कहते हैं, तो ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलते हैं, अथवा एक जीव से दूसरे जीव को नहीं फैलते हैं, जो बॉडी में किसी तत्व की कमी या किसी प्रकार के डिरेंजमेंट के कारण उत्पन्न होते हैं। फिर आप बताएंगे उदाहरण। तो देखो सीधी बात है, जितनी डेफिशिएंसी डिसीजेज हैं, यानी कि हीनता जन्य रोग, अब हीनता में क्या होगा? विटामिन डेफिशिएंसी डिसीजेस किससे होंगी? विटामिन की कमी से। अब मैं कहूं कि प्रोटीन की कमी हो जाए तो प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज होंगी। अब प्रोटीन की भी अगर कमी होगी तो भी वो कैसे रोग होंगे? संक्रामक या असंक्रामक? कैसे होंगे? नॉन कम्युनिकेबल। जैसे मैं कहूं मरासमस, ठीक है, क्वासियोरकर। जैसे क्वासियोरकर जो है वो प्रोटीन की कमी से होता है, और मरासमस जो है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से होता है। तो ऐसे रोग किसके अंतर्गत आ गए? असंक्रामक रोग के अंतर्गत आए। तो हमने आज क्या सीखा? जल्दी बोलो, ये बताना नहीं है और किसी को, क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है बाबा। डॉक्टर बनने तभी पता था ना, नहीं तो नहीं पता चलता, लूसेंट पढ़ के नहीं पता चल पा रहा कि कौन क्या है। तो समझो ना बात को, क्या कहना चाह रहे हैं कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हैं उनके एग्जाम्पल में डेफिशिएंसी डिसीजेज आती हैं, हीनता जन्य रोग। और डेफिशिएंसी डिसीजेज में हम देखें तो विटामिन की कमी हो जाए तो वो सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे, प्रोटीन की कमी हो जाए तो सारे एग्जाम्पल आ जाए। अब मैं कहूं अगर किसी मिनरल की कमी हो जाए, मिनरल समझते हो ना, मिनरल क्या होते हैं? खनिज लवण। अगर उनकी कमी हो जाए तो भी क्या आ जाएगा? कौन से रोग होंगे? अब देखो एक क्वेश्चन से हमने 3 क्वेश्चन डील कर लिए। पहला एक क्वेश्चन, अब प्रीवियस ईयर देख लो यार, देखते नहीं हो फिर मैं प्रीवियस ईयर दिखाना शुरू कर दूंगा।
अब यही बचा है, और क्या करें। एक क्वेश्चन आया, असंक्रामक रोग क्या होते हैं, विस्तार से चर्चा कीजिए। एक्सप्लेन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज इन डिटेल। तो पहले आप एक डेफिनेशन लिखेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की, और डेफिनेशन लिखने के बाद अब आप शुरू हो जाएंगे रोगों के नाम और उनके बारे में लिखना शुरू करके। अब जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हैं उनमें कहीं भी बैक्टीरिया वायरस तो होंगे ही नहीं, तो गलती से भी बस कहीं बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोआ फंगस हेलमिंथ इनके नाम मत लिख देना। वो बस वही देखता है, एक लिख दो फिर तो हम काट लेंगे क्वेश्चन। तो आप इनके नाम सब कहाँ लिखेंगे, कम्युनिकेबल डिसीज या इन्फेक्शियस डिसीजेज में। तो ये तो हुआ एक टाइप का क्वेश्चन। अब दूसरा एक क्वेश्चन आपसे और मीन्स में पूछा गया है, एक्सप्लेन विटामिन डेफिशिएंसी डिसीजेज इन डिटेल। विटामिन से होने वाले रोगों की, और प्री का तो फेवरेट क्वेश्चन है। जैसे कल हमने एक क्वेश्चन क्या बताया था कि पर्यावरण संबंधी अधिनियम और उनसे संबंधित जो डेज होते हैं वो एग्जाम में जरूर आते हैं। सेम जो दूसरा क्वेश्चन है वो है विटामिन और उनके केमिकल नेम और उनसे होने वाले रोग। ये भी एग्जाम का एक पेटेंट क्वेश्चन है जो हर साल आता है। कोई ना कोई विटामिन या उससे संबंधित डेफिशिएंसी डिसीज या उस विटामिन का केमिकल नेम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब आता ही है एग्जाम में। समझ में आ रही ना। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम देने वाला है या कोई एग्जाम, ऐसे कई बार मन होता है बच्चे का कि हम एग्जाम देंगे, तो साइंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज एग्जाम्स। मतलब आप ये मान लीजिए कि अगर आपका साइंस अच्छा नहीं है तो आपका एग्जाम सिलेक्शन नहीं हो सकता। जीएस जितनी आती है उनमें से कम 30 to 40% सिर्फ साइंस आती है। और फिर इसमें भी अगर हम बात करें किसकी, तो विटामिन तो ऐसा है कि जैसे बोलते हैं ना गांधी जी के बिना पेपर नहीं बना करते हैं अक्सर किसी भी एग्जाम के, ऐसे ही विटामिन के बिना पेपर नहीं बना करते हैं। पर्यावरण से संबंधित अधिनियमों के नाम के बिना पेपर सामान्यतः नहीं बना करते हैं। सिविल सर्विसेज का तो कोई एग्जाम नहीं बनता अगर हम ओवरऑल बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज तो हमारा खत्म हो गई ये क्वेश्चन, और इसके साथ हमने क्या सीख लिया, एक डेफिशिएंसी। अब एक क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन डेफिशिएंसी डिसीज इन डिटेल। हीनताजन्य रोगों की विस्तार से चर्चा करो। अब डेफिशिएंसी डिसीजेज में लोग क्या सोचते हैं, बस सिर्फ विटामिन डेफिशिएंसी नहीं। तो एक आपको बताना है डेफिशिएंसी डिसीज में विटामिन डेफिशिएंसी डिसीजेस और फिर सारे विटामिन और उनसे होने वाले रोग। और एक आपको बताना है प्रोटीन डेफिशिएंसी और उनके रोग। एक आपको बताना है मिनरल डेफिशिएंसी और उनके रोग। अब आप लोगों को लग रहा होगा मिनरल डेफिशिएंसी से कौन से रोग होते हैं। वेरी गुड। तो आयरन की कमी से एनीमिया, ठीक है। कॉपर की कमी से विल्सन रोग, सुना है। विल्सन किसको था, जेनेटिक्स के जो पिता हैं, कौन थे जेनेटिक्स या आनुवंशिकी के जनक, ग्रोगर जॉन मेंडल। तो मेंडल साहब को विल्सन डिसीज थी, ठीक है। और ज्यादा आयोडीन की कमी से घेंगा हो सकता है, और घोंगा नहीं है ये, क्या है, घेंगा यानी ग्वाइटर। तो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन क्या हो जाएगा, ग्वाइटर हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी अगर आयोडीन नहीं होगी तो थायरोक्सिन भी नहीं बनेगा, तो थायराइड की भी प्रॉब्लम हो जाएगी, हाशीमोटो डिसीज हो सकती है। और अच्छा एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो ये हो गए आपके, कौन से हमने क्या क्या कर लिया, गैर गैर संक्रामक या असंक्रामक रोग, और उसी में हमने बताया विटामिन वाले, प्रोटीन वाले, मिनरल्स वाले। अच्छा इसके अलावा और किसकी कमी हो सकती है, हार्मोन्स की कमी या अधिकता हो सकती है, क्योंकि हमने डायबिटीज को लिया था। तो हार्मोन्स की, अब एक क्वेश्चन तो आपसे सीधा हो सकता है, एक्सप्लेन हार्मोन एंड रिलेटेड डिसीज। तो वो एक अलग क्वेश्चन है जो हार्मोन का टॉपिक है ही। दूसरा क्वेश्चन वो किसमें है, तो असंक्रामक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। तो जैसे डायबिटीज बता दिया हमने इंसुलिन की कमी से, ठीक है। डायबिटीज मलाइटस जो होता है वो इंसुलिन से होता है, और एक डायबिटीज इंसिपिडस होता है जो किसकी कमी से होता है। अब बताओ किसी को पता हो तो, ये आ चुका है मीन्स में आपके, डायबिटीज मलाइटस इंसुलिन की कमी से, जबकि डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच की कमी से। किसकी कमी से, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है उसकी कमी से होता है। मतलब ओवरऑल हम क्या सीखे थोड़ा समझिए। हमने क्या देखा, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज,
कैसे हैं ये? असंक्रामक रोग। और असंक्रामक रोग को हम कैटेगराइज किस किस में कर देंगे? तो एक विटामिन से हो जाएंगी, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, एक प्रोटीन की कमी से, एक मिनरल, और एक क्या? हार्मोन। ठीक है, तो विटामिन की कमी से होने वाले रोग, प्रोटीन की कमी से, मिनरल मतलब खनिज लवण, और हार्मोन तो हार्मोन ही है। इनको आप बता सकते हैं। अब इस एक क्वेश्चन में चार अलग अलग क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन क्या होता है कि एक्सप्लेन विटामिन डेफिशिएंसी डिसीज विद देयर एग्जांपल। ठीक है, तो विटामिन से होने वाले रोगों को उदाहरण सहित समझाओ। आ चुका है आपके मीन्स में, आप प्रीवियस ईयर देखोगे अच्छे से। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है विटामिन। ठीक है, फिर इसके जब हम एग्जाम्पल पे बात करें तो यहाँ क्या है? मरासमस और क्वासियोरकर। तो मरासमस और क्वासियोरकर बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर मिनरल्स, खनिज लवण वाले, तो खनिज लवण में हमने जैसे क्या देखा, जैसे एक एग्जाम्पल क्या बताया था इन्होंने? एनीमिया। एनीमिया की हिंदी पता क्या है? रक्ताल्पता। हाँ, खून की कमी तो सामान्यता बोलते हैं, नाम है रक्ताल्पता। एनीमिया को क्या बोलते हैं? अरे कुछ नहीं, रक्त धन अल्पता, रक्त की। हाँ, हार्मोन हो गया। अब हार्मोन में हमने क्या देखा? तो हमने बताया आपको कौन सा रोग? डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, और एक क्या? डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये हार्मोन से हो गए। समझ में आ रहा है ना आपको कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे आप मिनरल में और देखोगे तो आयोडीन की कमी से क्या हो रहा था? ग्वाइटर। अच्छा, ग्वाइटर की स्पेलिंग क्या है वैसे? GOI? पक्का? TR तो नहीं है? हाँ फिर ठीक है। अच्छा, कुछ लोग लिखते हैं इंग्लिश वाले में, मैं काट देता हूँ। GOITRE, घेंगा, नॉट घोंगा। मोलस्का में चले जाओगे नहीं तो क्लासिफिकेशन में, अगर घेंगा को घोंगा में बदल दिया तो घेंघा। अरे एक बच्चा नहीं दिखाते हैं जिसका गला बड़ा होता है, सूजा सा होता है, और बड़े प्यार से फिर ऐड आता है उस पर, आयोडीन की कमी से घेंगा हो सकता है। तो ये अपने आप में एक अलग अलग क्वेश्चंस हैं। अगर आप इनको सबको सॉल्व कर लोगे तो एक दिन में आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए। ठीक है, यहाँ तक बात आपको पहले तो कम्युनिकेबल क्या है और नॉन कम्युनिकेबल, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कम्युनिकेबल और बता देता हूँ। तो जो कम्युनिकेबल डिसीज थी, यानी संक्रामक रोग, संक्रामक रोग में हमने आपको क्या बताया? बैक्टीरिया वाले, जीवाणु और वायरस। तो जीवाणु, विषाणु, बोलो जल्दी से, फंगस, कवक और प्रोटोजोआ और हेलमिंथ। ठीक है, ये सब डिसीज जो है वो आपकी कैसी हैं? कम्युनिकेबल संक्रामक, या इन्हीं को हम कह सकते हैं इन्फेक्शियस डिजीज, संक्रामक रोग। समझ में आ रही है बात? और ये सब जो हैं ये कैसे हैं आपके? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। तो हम उस वाले टॉपिक में घुस जाएंगे यहीं से। तो पहले हम आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा देंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब पढ़ा देंगे, इन्हीं से संबंधित रोग पढ़ा देंगे, तो आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो ये अगर आप ढंग से देखोगे ना बेटा, तो आप समझो एक कम्युनिकेबल डिसीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और नॉन कम्युनिकेबल में विटामिन डेफिशिएंसी डिसीज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मरासमस क्वासियोरकर बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, फिर इसके बाद एनीमिया, घेंगा, ये भी कई इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से विटामिन वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से हार्मोन वाला टॉपिक तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ऐसे समझ लो कि विटामिन या हार्मोन से क्वेश्चन भी लगभग फिक्स है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। कभी कभार दोनों से क्वेश्चन आ जाता है, या एक आध बार ऐसा होता है कि विटामिन या हार्मोन दोनों में से किसी एक से क्वेश्चन आता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ये हार्मोन वाला और विटामिन वाला टॉपिक आपने छोड़ दिया, तो मान लेना आपने एक से दो क्वेश्चन को शहीद कर दिया, प्रीलिम्स में भी और इवन मेंस में भी। सोचो, मेंस में तो ये तक पूछ लिया कि डिफरेंस बिटवीन डायबिटीज मेलाइटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस। अब हालांकि उतने डिटेल में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो अपन इस पर ज़्यादा बात ना भी करेंगे तो चलेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप देखेंगे तो 2019 या 20 के पेपर में क्वेश्चन था कि डायबिटीज मेलाइटस और इंसिपिडस में क्या डिफरेंसेस हैं। अब मज़ेदार बात यह है कि मैक्सिमम को तो यही नहीं पता कि मेलाइटस और इंसिपिडस होते क्या है। डिफरेंस तो बहुत दूर की बात है। तो डायबिटीज मेलाइटस किससे हो रहा था? इंसुलिन हार्मोन की कमी से, जबकि इंसिपिडस एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है, इसकी कमी से, एडीएच हार्मोन की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस होता है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? क्या दिया होमवर्क हमने आपको, जल्दी बताओ। 5 बीमारियां, 5 बीमारियां नहीं थी, क्वेश्चन दिए। ठीक है। बीमारियों पर, तो टाइफाइड, टीबी, एड्स, कोविड और प्लेग, ये पांचों के पांच लिख के लाने हैं आपको। अब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर आ जाएं। अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है। अच्छा, इतनी बात समझ में तो आ गई। हाँ, कई लोग टेंशन में होंगे, इतना एक एक दिन में पढ़ाएंगे तो कैसे होगा। मन में नहीं आया किसी के ख्याल, मतलब ऐसा कि ये होगा ही क्या? कुछ तो विचार मंथन तो चल रहा होगा। अब ये क्वेश्चन नहीं हुए, क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग हुई है। जैसे जब हम विटामिन पढ़ेंगे तो ये वाला सेक्शन पूरा हो जाएगा हमारा कि विटामिन क्या है, और विटामिन के केमिकल नेम क्या है, उनकी डिसीज क्या है। जब हम प्रोटीन पढ़ेंगे तो प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन के टाइप्स कौन से होते हैं, और उनकी डिसीजेस क्या होती है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी हम पढ़ेंगे। मिनरल्स में सीधे हमें ये एनीमिया और ये सब पढ़ना ही है। और इसी तरीके से हार्मोन वाला यानी एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आया, डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी ग्रंथियों में अंतर। एंडोक्राइन सिस्टम को डिटेल में बताइए, चाहे हार्मोन का है या एंडोक्राइन सिस्टम, तो एंडोक्राइन सिस्टम का ही भाग हार्मोन है, और हार्मोन जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम में इंक्लूड होते हैं। तो चाहे क्वेश्चन ऐसे आए या ऐसे आए, उत्तर आपका एक ही है। ठीक है, तो इनके क्वेश्चंस हम एक एक करके करेंगे। और ये जो कम्युनिकेबल डिसीज है, जब हम बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ और हेलमिंथ पढ़ लेंगे, तो ये सब आपके कम्युनिकेबल डिसीज के क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। और इंडिविजुअल भी हम आपको इसमें ये देते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुई बात आपको? अब हम आ गए अपने टॉपिक किस पे, जब हमने शुरू में जो बात की थी, इन्होंने इस चीज को उठाया था कि बैक्टीरिया जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। देखो, पहली चीज तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म जीव। तो ऐसे जीव जो हमें नेकेड आई या नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। आप देखिए, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सब आपको नेकेड आई से दिखाई नहीं देंगे। बैक्टीरिया, वायरस में तो ये बात आप बहुत अच्छे समझते हो, जैसे हमारे हाथों पे, आपके हाथों पे अभी लाखों बैक्टीरिया होंगे। इस पूरे एनवायरनमेंट में ना, हो सकता है करोड़ों बैक्टीरिया हों यहाँ। एक प्रश्न है मेरा, तो हम बीमार क्यों नहीं होते हैं? हाँ, अच्छे नहीं है, बेकार ही बेकार हैं यहाँ। आप बोलो क्यों आए फिर पढ़ने? अब बताओ, लेकिन अच्छे नहीं है लोग, अच्छे बैक्टीरिया नहीं है यहाँ, बेकार बैक्टीरिया हैं। अब क्यों नहीं कर रहे बीमार? अच्छा, सब जगह आपको अच्छे अच्छे मिलते हैं, मतलब मैं भला तो जग भला, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ तो है नहीं। बैक्टीरिया है वो, तो उनकी कौन सी रिश्तेदारी है हमसे कि भाई हम अच्छे हैं या बुरे हैं? बताइए जल्दी से। हाँ, वेरी गुड, सही बात है। तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र अच्छा होगा, तो हम बीमार नहीं होंगे। हर किसी को कोविड नहीं हुआ, पहले आपका खराब हो गया होगा इम्यून सिस्टम। आपको हुआ था।
बेसिकली हमें उस समय क्या मिला, इन्फेक्शन सोर्स मिला ना, जैसे मैडम ने पेशेंट देखे तो उन्हें हुआ, और उन्होंने घर में आई तो बच्चे को हुआ, और बच्चे को हुआ तो हमें हुआ, तो बेसिकली स्प्रेड हो गया, क्योंकि कम्युनिकेबल डिसीज थी। अब नॉर्मली हाँ अभी आ रही है आवाज, स्टार्ट कर दो अमित। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपका ऐसा है ना कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, तो बेसिकली ऐसे जीव जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, मतलब नेकेड आई से जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आते हैं। अब इस क्वेश्चन का जो अगला हिस्सा है वो है इसमें बैक्टीरिया एग्जाम्पल में, कि भाई कौन से होते हैं सूक्ष्म जीव, तो टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एक जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है बैक्टीरिया। अब एक एक करके आपको इन्हें डिटेल में पढ़ना होगा कि सबसे पहले बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये तो समझ में आ ही गया कि हमें ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव होते हैं। ये मोनेरा ग्रुप के सदस्य होते हैं। किसके? मोनेरा किंगडम। अब देखिए यहाँ क्लासिफिकेशन भी स्टार्ट होगा पैरेलल में आपका। तो जो मोनेरा किंगडम है, जंतु जगत को बेसिकली पांच, जंतु जगत नहीं ओवरऑल बोलें तो ओवरऑल पूरा सिस्टम जो है उसे पांच जगत में वर्गीकृत किया गया है, 5 किंगडम्स में। और उन 5 किंगडम्स को पांच जगत में एक है मोनेरा, और मोनेरा के सदस्य के रूप में बैक्टीरिया होते हैं। और इनमें बेसिकली क्या पाई जाती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि आप अच्छे से जानते हो कि बाकी एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, लेकिन बैक्टीरिया में सेल वॉल या कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या? ठीक है, तो सेल वॉल पाई जाती है। इसके अलावा बेटा ये जो है ना, इनमें कौन सी सेल होती है? तो इनमें प्रोकैरियोटिक सेल होती है। कौन सी? अब याद करो, हमने आपको दो प्रकार की सेल बताई थी, एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक। तो जो कौन है, बैक्टीरिया है, इनमें प्रोकैरियोटिक सेल होती है। अब प्रोकैरियोटिक सेल है यानी कि कैसी है ये? ठीक है, यानी ये सिंगल सेल होंगे, यानी यूनिसेलुलर। तो बैक्टीरिया कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर, यानी कि एक कोशिकीय। इनमें सिर्फ एक कोशिका ही पाई जाएगी। और इन बैक्टीरिया की जो विशेषता होती है, इनका ये न्यूक्लियस जो है ना वो ऐसे टूटा फूटा होता है, या कहें कि केंद्रक अनुपस्थित या टूटा फूटा। तो न्यूक्लियस या तो एब्सेंट होगा या टूटा फूटा होगा। तो सीधी बात है कि इनकी जो स्ट्रक्चर है वो किसके कारण है? बस सेल वॉल नहीं होगी तो इनका शेप साइज कुछ नहीं होगा। और इसी का फायदा उठाया ह्यूमन ने। बेटा तुम्हारे अंदर न्यूक्लियस तो है नहीं, तुम हमें बहुत बीमार करते हो, तो हम क्या देते हैं बैक्टीरियल डिसीज में? जल्दी बताओ, कहाँ चला गया एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स देते हैं। यही एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, इनकी जो सेल वॉल है ना, इसको ये तोड़ देती हैं। यूपीएससी यहां घुस के क्वेश्चन पूछा था कि एंटीबायोटिक्स का एक्शन किस पर होता है। तो एक तो सही है कि एंटीबायोटिक्स हमें बैक्टीरियल डिसीज में ट्रीटमेंट के रूप में काम होती हैं, तो जो जीवाणु जनित रोग हैं उनमें हम एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक देते हैं। पहली एंटीबायोटिक्स कौन सी थी? पेनिसिलिन थी। ठीक है, और तीसरा पॉइंट जो था वो ये था कि ये इनकी सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो जो एंटीबायोटिक्स हैं वो क्या करती हैं, इनकी सेल वॉल को तोड़ देती हैं। अब सेल वॉल टूट गई तो इनका जो अंदर का मटेरियल है
वो क्या हो जाएगा, सब फैल जाएगा इधर उधर, तो बैक्टीरिया मर जाएगा। तो अच्छी चीज ये है कि बैक्टीरियल डिसीज में एंटीबायोटिक बहुत अच्छा वर्क करती हैं और बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, कोशिका भित्ति को, और कोशिका भित्ति के टूटने के कारण बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। अब एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं बैक्टीरिया के, तो हम एग्जाम्पल वही लें जो हमने डिसीज दी। जैसे हमने एक एग्जाम्पल क्या बताया, हमने आपको बताई टाइफाइड। तो टाइफाइड डिसीज किससे हो रही थी मोती जरा, साल्मोनेला टाइफी से। तो इसमें एक एग्जाम्पल क्या हो गया बैक्टीरिया का, साल्मोनेला टाइफी। देखो बार बार हम सेम चीजें रिपीट करेंगे, उससे फायदा ये होगा कि आपको वो चीजें याद होंगी। तो साल्मोनेला टाइफी एक एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया का। और बैक्टीरियल डिसीज बताओ हमने, और क्या बताई, टीबी। टीबी किससे हो रही थी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। तो एक एग्जाम्पल क्या हो गया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये भी बैक्टीरिया है, तो इससे टीबी हो रही है। समझ में आ रही है ना बात की नहीं आ रही है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका बैक्टीरिया का क्वेश्चन। तो बैक्टीरिया क्या है, सबसे पहले मेंबर ऑफ मोनेरा किंगडम, मोनेरा जगत के सदस्य हैं। सेल वॉल प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस कैसा होगा, एब्सेंट ही कर दो, अब तो सीधा टूटा फूटा क्या एब्सेंट ही होता है। सेल कैसी होगी, प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी। और सेल होगी कैसे ये, तो यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको। और जो डिसीज करते हैं तो इनकी डिसीज के अगेंस्ट में एंटीबायोटिक दी जाती है, और एंटीबायोटिक का एक्शन किस पर है, तो ब्रेक डाउन ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल या कोशिका भित्ति को ये तोड़ देते हैं। और एग्जाम्पल में साल्मोनेला टाइफी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो जाएंगे और ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका बैक्टीरिया का खत्म। और बैक्टीरिया की स्टडी क्या कहलाएगी, हम पहले ही बता चुके हैं, बैक्टीरियोलॉजी। याद आ रहा है जब मैंने लॉजी को पढ़ाया था, तो बैक्टीरिया की स्टडी क्या है, बैक्टीरियोलॉजी कहलाती है। कौन है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, बोलो ना, एवी ल्यूवेनहॉक, एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक जो है वो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है। ठीक है, बैक्टीरिया हो गया। फिर हम आते हैं वायरस पे। अब वायरस कैसे हैं, अब ध्यान रखना, ये तो एक कोशिकीय थे, लेकिन ये कैसे हैं, ये एसेलुलर है। इस चीज पे थोड़ा ध्यान देना, मतलब अकोशिकीय है। कैसे हैं ये, अकोशिकीय है, मतलब इनमें कोशिका नहीं है, यूनिसेलुलर नहीं है ये कोशिका वाले, ये असेलुलर या अकोशिकीय होते हैं। और इनमें सेल वॉल अब्सेंट होती है, सेल वॉल इनमें नहीं है, जबकि बैक्टीरिया में सेल वॉल थी। ठीक है, दूसरी बात, अब ये मोनेरा ग्रुप के सदस्य तो होंगे नहीं, तो ये एक्सेप्शन ऑफ 5 किंगडम है, यानी कि 5 जगत वर्गीकरण का अपवाद होते हैं वायरस। वायरस की खोज की थी इवानोवस्की ने। किसने की थी वायरस की खोज, इवानोवस्की जो साइंटिस्ट थे उन्होंने वायरस की खोज की थी। और वायरस कैसे होते हैं, असेलुलर, अकोशिकीय। ठीक है, समझ में आ रही है बात। फिर अब और क्या बात करेंगे, तो वायरस के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट होता है कि ये जीवित तथा अजीवितों के बीच की कड़ी होते हैं। किन के बीच की कड़ी है, जीवित व अजीवितों के बीच की कड़ी। मतलब क्या हुआ, तो लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि ये क्या है, तो लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है। ठीक, जब इन्हें होस्ट मिलता है तो ये जीवित हो जाते हैं, होस्ट मतलब पोषक। और जब इन्हें होस्ट नहीं मिलता है तो ये पड़े रहते हैं। आपको पता है क्रिस्टल के फॉर्म में ये लाखों सालों तक पड़े रह सकते हैं वायरस, लाखों सालों तक। ठीक है, आई मूवी देखी है आप में से किसी ने, आई देखी होगी, आई वो जो हीरो था, ठीक है, उसको वायरस इंजेक्ट कर दिया था उसमें। अजय देवगन की एक मूवी है, ठीक है, जिसमें मुंबई अटैक के बारे में बताते हैं। क्या आई नहीं देखी आप लोगों ने, देखी है ना। तो ये वायरस ही है। तो वायरस नॉर्मली कैसे क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है। तो लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, वायरस की खोज किसने की, इवानो बस्की ने की थी। ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। प्लांट वायरस भी होते हैं, एनिमल वायरस भी होते हैं, ये सारी चीजें जो है। अब वायरस के नाम, तो वायरस के नाम जैसे कोविड, कोरोना वायरस, HIV वायरस,
और आप कोशिश करो कि वही याद रखो जो आपको बहुत फ्रिक्वेंटली सुनने में आता हो, क्योंकि जब लिखने की बारी आती है ना, तो इतना समय नहीं होता कि हम सोचें और लिखें। तो हम वही चीजें पढ़ने की कोशिश करें जो हम रोज सुनते हैं, रोज देखते हैं। जैसे हमने कोविड सुना है खूब, तो कोरोना वायरस। ठीक है, हमने क्या सुना है और? एड्स सुना है, HIV वायरस। तो जो हम डेली रूटीन में बहुत ज्यादा सुन रखे होते हैं, कोशिश हमें उसी की करनी है कि अगर हमें वो रहेगा, जैसे डेंगू, डेंगू वायरस, तो डेंगू डेंगू से होती है, तो हम वो चीजें लिखें। रेबीज वायरस, रेबीज सुना है? रेबीज का एक और नाम हाइड्रोफोबिया। एक बार ये हाइड्रोफोबिया से पूछा था। रेबीज जानते हैं ना? कुत्ता, बंदर, गधा, घोड़ा, घोड़ी, ये सब कोई भी अगर काट लेता है तो क्या हो जाता है? रेबीज हो जाता है। बेसिकली उनमें रेबडो वायरस होता है। तो अगर रेबडो वायरस होगा तो रेबीज हो जाएगा। नॉर्मली आप देखते हैं कुत्ते के काटने से रेबीज हो जाता है। तो रेबीज जो है, ये आपका क्या है? रेबीज वायरस है, रेबडो वायरस है इसमें। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? वायरस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है? तो बैक्टीरिया क्लियर हुआ, वायरस क्लियर हुआ। फिर एक एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ भी यूनिसेलुलर है। कैसे हैं ये? लेकिन ये प्रोटिस्टा समूह में आते हैं। जैसे ये बैक्टीरिया आपके किस में? मोनेरा समूह में। तो प्रोटिस्टा में कौन आते हैं? प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ कैसे होंगे? अब इनमें सेल वॉल नहीं होगी उस तरीके से। और एग्जाम्पल सबसे अच्छा क्या है? मलेरिया पैरासाइट, यानी कि प्लाज्मोडियम किसका एग्जाम्पल है? प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है। ये डिसीज क्रिएट करते हैं। ठीक है, यूग्लिना सुना? प्लाज्मोडियम सुना? नहीं सुना? अमीबा सुना होगा। 6-7 क्लास में आप लोगों को डायग्राम बनाने नहीं आते थे स्कूल में? अमीबा आता था, पैरामीशियम आता था, स्लीपर उठाई और बना दिया डायग्राम। जो इंटेलिजेंट बच्चे होते वो ऐसे ही बनाते थे। तो अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? प्रोटोजोआ समूह के एग्जाम्पल होते हैं। फिर एक होता है फंगस या कवक। तो कवक जो है वो कैसी है? कवक में भी सेल वॉल होगी, लेकिन ये अपना इसका खुद का ग्रुप होता है, फंगसी। तो वो उसी के अंतर्गत है। और स्टडी ऑफ फंगस क्या कहलाती है? माइकोलॉजी कहलाती है। तो माइकोलॉजी जो है वो फंगस या कवक की स्टडी है। और इसके फादर कौन है? तो माइकेली जो है वो इसके फादर हैं। और फंगस से डिसीज दांत खाज खुजली। तो ये सब आप बता सकते हो कि दांत खाज खुजली जो है वो आपके किस ग्रुप से संबंधित है? तो फंगस से संबंधित होती है। तो ये था आपका ओवरऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टॉपिक। अब देखिए ये आपको कब अच्छे से समझ में आएगा, एक बात और समझ लीजिए। ये ना एक दूसरे से मिक्स टॉपिक है। जैसे अभी मैंने, समझना मैं क्या बता रहा हूँ, कहाँ चैलेंज है। मैंने कहा मोनेरा का सदस्य है। अब एक एग्जाम्पल मैं बोलूं, जिसने, आपने मोनेरा पढ़ा है? नहीं। तो अब आपके लिए, आपने भी नहीं सुना होगा मोनेरा। तो अब आप, मैंने बोल तो दिया कि मोनेरा का सदस्य है, अब आपके मन में ख्याल आएगा, आप बताइए मोनेरा क्या है? किंगडम है, और इसके अलावा? तो अब समझना, इस क्वेश्चन को समझने से पहले बेसिकली हमें एक्चुअल में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए अच्छे तरीके से, अगर हमें समझना है। क्योंकि जब हम ये समझ जाएंगे कि 5 जगत वर्गीकरण होता है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा एक ग्रुप होता है, प्रोटिस्टा एक ग्रुप होता है, फंजाई एक ग्रुप होता है, एनिमेलिया एक ग्रुप होता है, और प्लांटी एक ग्रुप होता है। तो ये 5 किंगडम है, मतलब 5 जगत में पूरे जीवों को डिवाइड किया गया है। और R.H. विटकर ने इस क्लासिफिकेशन को दिया था। ठीक है, क्या? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी मतलब पौधे, और एनिमिलिया मतलब जंतु। तो इन 5 है, और फंजाई मतलब कवक। तो क्या क्या हो गया? मोनेरा, मोनेरा को मोनेरा ही बोलते हैं, प्रोटिस्टा को प्रोटिस्टा बोलते हैं, फंजाई को फंजाई या कवक समूह कह सकते हैं, प्लांटी मतलब पादप जगत, और एनिमिलिया मतलब जंतु जगत। तो इन 5 में डिवाइड किया गया। अब जो बैक्टीरिया है वो किसका है? मोनेरा समूह के सदस्य हैं। अब मोनेरा समूह की जो विशेषताएं हैं वही तो बैक्टीरिया की विशेषता है। तो अगर हम मोनेरा पढ़े होंगे तो हम बैक्टीरिया को बहुत आराम से बता सकते हैं, जबकि हम बैक्टीरिया पढ़े होंगे तो मोनेरा की सारी बातें नहीं बता पाएंगे। अंतर समझ में आ रहा है कि हमें क्या पढ़ना जरूरी है इसके लिए? 5 जगत वर्गीकरण अगर हम पढ़े होंगे तो हम बहुत आराम से इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं।
तो मैं इसको टॉपिक को तो आपको कल कराऊंगा ही, इसके साथ में मैं आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी करा दूंगा। तो 5 जगत वर्गीकरण एक बार आपको हो जाएगा तो आपकी बेसिक जो है ना एकदम नींव, कई बार होता है, ठीक है ऐसे होता है ना, एक सुना है, हाँ मोनेरा है, मोनेरा में बैक्टीरिया या जीवाणु आते हैं, ये भी सुना है। बस इसके आगे थोड़ा सा जो बात आती है कि और क्या चीजें हैं, क्यों इसे मोनेरा में ही रखा गया है, ऐसे कौन से सिमिलर फीचर हैं जो मोनेरा ग्रुप के सदस्य रिप्रेजेंट करते हैं, उनको जब आप पढ़ लेंगे तो वो दोनों चीजें फिर कैसी होंगी, आपसे मोनेरा पूछेंगे तो आप बैक्टीरिया बता देंगे, और बैक्टीरिया पूछेंगे तो मोनेरा के बारे में बता देंगे। बेसिकली जो मोनेरा ग्रुप के फीचर्स हैं या मोनेरा किंगडम की जो विशेषताएं हैं, वो क्योंकि वो इसी का सदस्य है बैक्टीरिया मोनेरा का, तो वो सारे फीचर्स मोनेरा किंगडम के जीवाणु या बैक्टीरिया में पाए जाएंगे। बात समझ में आ रही? वैसे समझ में थोड़ा बहुत तो आया होगा ना, कोई ऐसा तो नहीं जिसके लिए बहुत हैवी हो रहा हो? रिप्लाई करो भाई पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? ऐसे जीव जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, नेकेड आई से हम इन्हें सीन नहीं कर सकते, तो कैसे? कैन नॉट सीन इन नेकेड आई, या नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस वगैरह इनके सदस्य होते हैं। फिर बैक्टीरिया क्या होते हैं? तो बैक्टीरिया क्या है? मोनेरा ग्रुप के सदस्य हैं, यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय हैं। कौन सी सेल? प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, और ये डिसीज क्रिएट करते हैं, तो इनके अगेंस्ट एंटीबायोटिक दी जाती है, और एंटीबायोटिक किस पे काम करती है? तो इनकी सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। और एग्जाम्पल में साल्मोनेला टाइफी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। फिर वायरस। अब वायरस जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से अलग है। तो दो जो एक्सेप्शन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के, या आर एच विटकर ने जिन्हें 5 जगत वर्गीकरण में नहीं रखा, एक थे वायरस, और एक और क्या था? बताओ अगर किसी को पता हो तो, जीवाणु के अलावा। लाइकेन। ठीक है, तो लाइकेन को भी इन्होंने कहीं एक्सप्लेन नहीं किया कि लाइकेन क्या। कितने लोग जानते हैं लाइकेन को? लाइकेन को कितने लोग जानते हैं? लाइकेन जल्दी बताओ फटाफट, समय बहुत हो गया, नहीं तो फिर आप थक जाते हो। सुना है? फंगस और एल्गी का। हाँ बोलो बोलो। अरे टेंशन नहीं लिया करो, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ कि फंगस और एल्गी का दवा डालते हैं जिससे कि आप डरो नहीं। डरने की आदत में भी आप बताना सीखो। हाँ बोलिए। क्या है? अच्छा, फंगस और एल्गी का क्या? आधा उन्होंने आधा इन्होंने मिक्सअप कर रहे हैं। हाँ ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशन से। पक्का एल्गी और फंगस का है? किसी और का तो नहीं है? क्या करते हैं एल्गी और फंगस? अच्छा दैनिक जीवन में एग्जाम्पल बताओ लाइक इनके। हम्म। सॉरी। अच्छा थोड़ा थोड़ा याद आता है, कुछ याद आता है, भूली बिसरी यादें हैं जो चली आती हैं और चली जाती हैं। लिटमस पेपर जो है ना वो यही है आपका लाइकेन। लिटमस पेपर सुनिए ना, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस पेपर जो है, देखिए आप लोगों ने लेबोरेटरी वगैरह में, आप लोगों के स्कूल में हुआ, तो लिटमस पेपर लाइकेन ही है। लाइकेन बेसिकली सही बताया आपने कि एल्गी और फंगस यानी शैवाल और कवक के बीच का सहजीवन होता है। तो एक विषाणु को और एक लाइकेन को इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण में नहीं रखा था। तो कल का अपन लोग थोड़ा टास्क लेते हैं कि ज्यादा करेंगे, तो एक तो पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ लेंगे अपन किसी भी स्थिति में। पढ़ तो अपन ने काफी कुछ लिए हैं, बट और डिटेल, क्योंकि अभी हमने कुछ कुछ एग्जाम्पल ही बताए हैं। इसके अलावा हमारा दूसरा जो मेन टास्क होगा वो होगा 5 जगत वर्गीकरण। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपने अगर समझ लिया ना, तो 20% आपका प्लांट क्लासिफिकेशन और लगभग 20-30% एनिमल क्लासिफिकेशन वो भी उसी के साथ कवर हो जाता है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपकी डिसीज भी कनेक्ट हो जाएंगी। तो हम एक पढ़ेंगे 5 जगत वर्गीकरण, एक पढ़ेंगे पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ साइंस। एप्लीकेशन ऑफ साइंस 15 मिनट में अपन खत्म कर लेंगे। सरल सा टॉपिक है, मतलब सिलेबस का पहला टॉपिक जो है। 1 मिनट जैसे मैं आपको दिखा दूं क्या? भूख लगी? बहुत तेज। सही आंसर, परफेक्ट आंसर। लगी नहीं, बोले बहुत तेज, बस 1 मिनट में बस।
कहीं यूनिट 1 दिख रही है आप लोगों को? हाँ, 30 सेकंड हो गए, बस 30 सेकंड में छोड़ देंगे। देखो जल्दी से खुल जा सिम सिम। एक टॉपिक है विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ साइंस। दूसरा टॉपिक है सूक्ष्मजीव संरचना, प्रकार, जैविक कृषि। फिर ये आ गया कोशिका विभाजन, और यहीं आ गया ये आपका जंतुओं और पौधों का वर्गीकरण। तो यहाँ से उठा के हम इसको यहाँ रख लेंगे पहले, क्योंकि जितना अच्छा आपका क्लासिफिकेशन होगा 5 जगत वर्गीकरण का, तो आपने नाम सुन रखे होंगे, और नाम सुन रखे होंगे तो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा। वैसे थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा ना, ऐसा नहीं लग रहा बहुत हैवी हो रहा है? ठीक है, तो इसको अपन कर लेंगे कल। पहले ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इससे पहले हम यहाँ क्लासिफिकेशन पे आ जाएंगे 5 जगत के। तो क्लासिफिकेशन कनेक्ट करके हम आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ये जो सिंपल एप्लीकेशन ऑफ साइंस है, ये तो 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, 15 से 20 मिनट में। तो कल हम लोग कम से कम 3 नए टॉपिक कंप्लीट करेंगे। और देखो ये आ गए आपके क्वेश्चंस, दिख रहा है बिल्कुल, मतलब सिलेबस में आप देखो विटामिन डेफिशिएंसी डिसीजेज, हार्मोन्स। तो आपको बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं एग्जाम में। अगर अच्छे से आप करके जाओगे तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग। कुछ पूछना है किसी को? कल का, आज का और आज का, पिछले कल का, कल से पहले मतलब परसों, कल और आज, तीनों दिन को आप लोग ढंग से याद रख लो, और जैसे ये टॉपिक होते हैं हम आपका टेस्ट ले लेंगे। इतने का ही, क्योंकि जिससे हमें थोड़ा पता चले। और कल का होमवर्क हमने आपको दे ही दिया, और इसका मतलब ये नहीं कल ही टेस्ट ले लेंगे। अब मेरी मर्जी है, मैंने आपको बता दिया कि इतने टॉपिक्स का हम टेस्ट ले लेंगे। कौन कौन से टॉपिक? जैसे सिंपल एप्लीकेशन ऑफ साइंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और क्या, 5 जगत वर्गीकरण, फिर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ये सब बीमारियां, क्योंकि वो सब उसी में समाहित हो गए। आपको लग नहीं रहा है, जब लेंगे तब पता चलेगा कितना हो गया। तो इन सब का आपका एक टेस्ट हो जाएगा किसी भी दिन। तो इतना, क्योंकि कल के बाद संडे मिलेगा आपको, तो रिवीजन कर लीजिएगा। कल भी मैं आपको थोड़ा रिवीजन करवा दूंगा, और जो भी पूछना है कल आप पूछ लेना पहले, तभी आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाइपर पैरासाइट क्लियर है, तो पैरासाइट ऑन। और इन पैरासाइट हाइपर पैरासाइट होते हैं। हाइपर टेंशन हाइपोटेंशन क्लियर है। हाइपर सेंसिटिविटी क्लियर है। अति संवेदनशीलता ही क्या है? एलर्जी है। फिर हमने आपको क्या बताया? मलेरिया क्लियर है। कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल क्लियर है। तो संक्रामक रोग क्या होते हैं, गैर संक्रामक या असंक्रामक रोग क्या होते हैं, फिर विटामिन डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या है, प्रोटीन वाली क्या है, मिनरल्स की किस तरीके की होती हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा आप लोग इनको दिमाग में रखिएगा, फिर हम लोग कल बात करेंगे। ठीक, चलिए, थैंक यू।